वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सबसे पहले अपने ग्रुप 2 के लिए पूरा का पूरा जो है वो लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया था। आई होप छोटा सा चीज था, आपको याद होगा। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इस ग्रुप 2 में जो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, जिसको हम पॉपुलरली CR यानी कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ड्यू डिलिजेंस और रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, छोटे नाम अगर कहें, जो कोलोकियल नेम हुए, पुकारने वाले नाम, इस नाम से हम जानते हैं। हम लोगों ने इसमें देखा था कि जो सबसे लास्ट वाला है यानी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, वो हम तब तक नहीं कर सकते, वो हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें चीजों के बारे में पता ना हो। तभी तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे कैसे डिस्प्यूट होते हैं, कैसे हम उसे रिजॉल्व करेंगे। तो हमने कहा चलो भाई, पहला डिस्प्यूट तो हो गया कि ये हम शुरू नहीं कर सकते। कहा ठीक है, एक डिस्प्यूट तो रिजॉल्व किया। दूसरा ड्यू डिलिजेंस के बारे में तो हमने डिस्कस की कि इसका पूरा नाम है सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। ऑडिट का मतलब होता है कि चीजों को करने के बाद चेक करना कि क्या क्या गलती है, ढूंढो। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है करने से पहले देख लो कि क्या क्या करना जरूरी है। और कंप्लायंस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को करने के लिए किसी भी अथॉरिटी के साथ जो कंप्लायंस करना पड़ता है, जो इंटरेक्शन करना पड़ता है, वो कंप्लायंस मैनेजमेंट। अब ये तीनों ही चीज हमें तब हम कर पाएंगे जब हमें प्रोविजन पता होगा। किस चीज का? अगर हमें टेक ओवर का प्रोविजन नहीं पता, हमें मर्जर अमलगमेशन का प्रोविजन नहीं पता है, और आपको किसी ने बोला जरा मर्जर अमलगमेशन का ड्यू डिलिजेंस कर देना, कैसे करेंगे? किसी ने हमें कहा कि जरा मर्जर अमलगमेशन हो गया है, जरा सेक्रेटेरियल ऑडिट करके आ जाना। तो हमें तो पता ही नहीं मर्जर अमलगमेशन के प्रोविजन क्या है, तो हम गलती क्या ढूंढेंगे? हमें प्रोविजन ही नहीं पता है तो हम प्रिकॉशन क्या लेंगे कि क्या क्या गलती ना करें? कंप्लायंस जरा बताना। प्रोसीजर पता होगा तब ना कंप्लायंस बताएंगे कि ये ऐसे ड्राफ्ट करते हैं, ये वहां भेजते हैं, वो वहां भेजते हैं। इसका मतलब है कि एक तो हमने रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट में देख लिया कि जब तक हमें सारे बातों के बारे में नहीं पता है तब तक हम डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेंगे। फिर जब हम आए अपने SCCMDD में, ड्यू डिलिजेंस में, तो यहां भी हमने देखा कि जब तक प्रोविजंस नहीं पता होंगे ना ड्यू डिलिजेंस कर पाएंगे, ना क्या कर पाएंगे, ऑडिट कर पाएंगे। तो हमने कहा कि अब एक बचा, यानी इसको भी अभी नहीं पढ़ सकते, रोक दिया। फिर हम आए CR पे, तो कहा इसे पढ़ पाएंगे या ये भी कहीं से जुड़ा हुआ? कहा है तो ये भी जुड़ा हुआ, लेकिन सब जुड़ा ही रहेगा तो हम पढ़ेंगे क्या? तो इसलिए हमने कहा कि पहले इसको शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें जो चीज है उसका यूज बचे हुए दोनों में है। तो हमने पहले जो है वो CR पढ़ना तय किया था, और CR का पार्ट A जो कि 50 मार्क्स का, मैंने पहले कहा था कि ये सबसे खतरनाक पार्ट है, और आपके पूरे के पूरे कोर्स करिकुलम में, पूरे के पूरे कोर्स करिकुलम में, प्रोफेशनल में सबसे खतरनाक हिस्सा है अगर हम बात करें ये 50 मार्क्स। तो जिसमें मेजरली 3 चीज है। मेजरली हमने देखा था वो मर्जर अमलगमेशन, टेक ओवर, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, जिसको बायबैक के नाम से हम ज्यादा जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बायबैक हुआ, उसमें रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी आते हैं, लेकिन ये 3 चीज है। अब इन्हीं 3 चीजों को अगर हम पढ़ लेंगे तो हम ड्यू डिलिजेंस में कुछ हद तक आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीजों का ड्यू डिलिजेंस आगे करना है। इसलिए हमने पहले इसको पढ़ना शुरू किया। अब इसमें हमने टेक ओवर में लास्ट क्लास में कुछ चीजों को बस जाना था, टेक ओवर पढ़ना शुरू किया था, और हमने कहा था कि टेक ओवर में पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम लोगों ने इसका जो है वो रेखा तैयार किया था कि कैसे ये चलेगा, लाइन तैयार किया था, लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, जिसमें हमने देखा था कि टेक ओवर में सबसे पहले जानेंगे टेक ओवर का मतलब क्या होता है, फिर देखेंगे कि टेक ओवर करते क्यों है, फिर हम देखेंगे कि टेक ओवर जो हम करते हैं वो टेक ओवर जो है वो बेसिकली किसी तरह के प्रोविजंस को कंप्लाई करके होता है, मतलब कोई इसमें रूल रेगुलेशन या लॉज एप्लीकेबल है या नहीं। इन तीनों चीजों को देखने के बाद इन तीनों चीजों को मेनली हमें देखना रहेगा। लेकिन हम प्रोविजंस को जब देखने के लिए जाते हैं तो हर जगह आपको पता है, कोई सेक्शन, कोई एक्ट हो या कोई रेगुलेशन हो, कहीं कुछ ना कुछ डेफिनेशन ऐसे होते हैं जो हमें पहले कवर करने पड़ते हैं। तो पहले डेफिनेशन और फिर इसके किसको देखना शुरू करेंगे, रेगुलेशंस को, जो हमें बताएगा कि टेक ओवर जायज है, टेक ओवर लीगल है, आप टेक ओवर कर सकते हैं। अगर इन कंडीशंस को और इस तरीके से जाएंगे तो आप टेक ओवर जो है वो कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा है, और हम इसी चीज को पढ़ना शुरू कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें कहानी पढ़ी थी, और मैंने आपको कहानी सुनाई थी। किसकी कहानी थी? राजा भीम सिंह और दुर्बल सिंह की कहानी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से पहले राजा महाराजा जो है एक दूसरे पे हमला करके जो अपने राज्य का विस्तार करते थे।
समय बदला। आज के समय में राजा महाराजा तो चले गए, लेकिन आज के समय में एक कंपनी दूसरे कंपनी पे या कोई किसी कंपनी को जो है वो क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने बिजनेस को और भी जो है वो बड़ा कर सके, अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपैंड कर सके। तो इसमें हमने देखा था कि कंपनी को कभी भी, एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी पे कभी भी हमला कर रहा है तो कहा गया कि ये तो नेगेटिव चीज है। इस नेगेटिव चीज के लिए कानून बनाना तो दूर की बात है, पहले इसे अलाउ ही क्यों किया। हमने जो है वो इसके मतलब में देखा था कि जब किसी कंपनी का वोटिंग पावर आपके पास आ गया, आसान शब्दों में, तो इसका मतलब आपने उस कंपनी को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि कंपनी में जो भी चीज होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया था, या तो शेयर होल्डर्स की मर्जी से होगा या किसके मर्जी से होगा, या फिर जो है वो आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स ही। तो अल्टीमेटली चलाने का काम तो शेयर होल्डर ही करते हैं। तो कह रहे हैं और शेयर होल्डर्स कंपनी को चला कैसे पाते हैं, तो वोट के जरिए। और कहा यही वोट है कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आ जाए, इसका मतलब कंपनी का मालिक वो हो गया और कंपनी का ओनर वो हो गया। अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं और मान लीजिए आप प्रमोटर और आपके पास 200 शेयर्स हैं, इसका मतलब आपके पास कंपनी के कितने वोट हैं, आपके पास कंपनी के 200 वोट हैं। मार्केट में इस समय कंपनी के कितने वोट हैं, 800। अब 800 मैंने एग्जांपल में लिया, मैं छोटा इसलिए मेरा डिजिट वगैरह भी छोटा रहता है, आप बड़े बड़े लोग आप करोड़ वगैरह कर लीजिएगा। अगर देखें तो मतलब एक ही, ये 20% और ये कितना है 80% स्टेक पब्लिक के बीच में। ठीक है, प्रमोटर जो है वो अपने शेयर्स को लेकर के बैठे रहे, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस 80% पब्लिक से मैं शेयर ले लूं, तो अगर 80% शेयर वाले में से मैं जाऊं, पब्लिक के बीच में जाऊं, और इनके जो 200 वोट है इससे ज्यादा ले आऊं, तो और ज्यादा लाने के लिए इनसे ज्यादा क्या लेना पड़ेगा, शेयर्स। मैं मार्केट में गया, 300 शेयर्स मैंने यहां से ले लिए। अब यहां पे है रतन टाटा, जिनके पास उस कंपनी के कितने वोट, और यहां इंफोसिस के ओनर जिनके पास कितने वोट, 200 वोट, और मैं यहां से ले लेता हूं इंफोसिस के कितने शेयर, 300 शेयर्स। मेरे पास कितने वोट, कंपनी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, आपके ये क्यों सर, और बाकी जो उधर के प्रमोटर और पब्लिक है वो क्या मर गए। ये तो मैंने आपको समझाया ही था कि कंपनी के करोड़ों शेयर्स होते हैं, लेकिन जब हम वोट के लिए बुलाते हैं तो उनमें से आते ही बहुत कम है, 1% भी नहीं आ पाते हैं। और यहां पे अगर मैं 30% लेकर के बैठ गया तो अब जो मैं चाहूंगा वो होगा। इसीलिए क्योंकि 20% पे बैठे हुए हैं प्रमोटर, प्रमोटर ने बोला ना, मैंने बोला हाँ। जब भी ओआर पास होता है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1 लेते हैं या टोटल का 50% प्लस 1 लेते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो प्रमोटर भी प्रेजेंट है, 200 वोट लेकर के, मैं भी प्रेजेंट हूं, कितना लेकर के, हम दोनों प्रेजेंट हैं, 10-20 और आ गए, 20 और आ गए, तो टोटल 520 शेयर्स यानी 520 वोट के लायक लोग प्रेजेंट हैं। कितने, अब मुझे पास करना है ओआर, तो क्या चाहिए, 50% प्लस 1, यानी इसका 50% लिया, कितना हो गया 260, और यहां 1, 261, कितना है मेरे पास, जो रतन टाटा चाहेंगे वो होगा, जो इंफोसिस के जो है वो मैनेजमेंट संभालने वाले जो चाहेंगे वो होगा, जो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी चाहेंगे वो होगा, जो आजिम हसन प्रेम जी चाहेंगे वो होगा, या जो मैं चाहूंगा वो होगा। काश ऐसा हो जाता। तो जो मैं चाहूंगा वो होगा, बशर्ते मैं क्या कर लूं, इतने शेयर मार्केट से ले लूं। और इतने शेयर मार्केट से लेना नॉट अ बिग डील उनके लिए जिनके पास क्या हो, पैसा हो। इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब बोलेगा नॉट अ बिग डील, तो सर लेके दिखाओ, ऐसे क्यों भटक रहे हो इधर उधर। तो इसका मतलब है कि इसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो आराम से उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जिनके भी चाहे शेयर्स ले सकते हैं। ये देखिए ना, अगर हमें इच्छा ही हो गई कि करूं तो छोटा कंपनी को क्यों, इंफोसिस हमेशा से ही टारगेट रहा, इस इंफोसिस पे ही जो है वो कब्जा किया जाए। तो कुछ नहीं, बस राइट क्लिक कीजिए, जाइए बाय इंफोसिस कीजिए, और यहाँ पे प्राइस तो ऑलरेडी आ रहा है। अगर 723 पे भी आप खरीदना चाहें तो बड़े आराम से आप शेयर्स क्या कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि लोग बेचने को तैयार नहीं है। अगर आज के डेट में आप देखें और इस समय देखें तो आज इंफोसिस में अभी तक जो आज ट्रेड हुआ है वो देखिएगा कितना है। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यहां है और नीचे
वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को लेकर के चले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 274 करोड़ यानी कि 2.74 अरब, जो भी आप कहिए, इतने का आज क्या हो चुका है। मार्केट अभी बंद नहीं हुआ है। और अगर आप क्वांटिटी देखिए, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कि कितने शेयर्स में आज डील हुआ है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 38 लाख शेयर तो आज अभी क्या हो चुके हैं, अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। करोड़ों की संख्या में इनके शेयर्स हैं। आप यहां से शेयर्स लेते जाइए। क्यों लेते जाइए? यहां पे जो रेड में है वो कौन लोग हैं? बेचने वाले लोग हैं। और जो ब्लू में है वो कौन है? खरीदने वाले हैं, बायर हैं। आप भी बायर के कतार में खड़े हो जाइए और शेयर लेते जाइए। क्योंकि देखिए, बेचने वाले अगर आप देखिए तो इस समय 14 लाख शेयर्स बेचने के लिए लोग तैयार हैं और खरीदने वाले सिर्फ 5,53,000 शेयर्स खरीदने को तैयार है। इसका मतलब अगर आपके पास पैसा है तो 722 रुपए में ऐसे ही करके लेते जाइए। 722 रुपए 55 पैसे में लीजिए। फिर अगर देखिए बढ़ गया तो 722 रुपए 65 पैसे में ले लीजिए। शेयर्स ले सकते हैं और लेने के बाद बस प्रमोटर से क्या हो जाइए, ज्यादा हो जाइए। हो गए आप कंपनी के ओनर, कर लिया आपने टेक ओवर। आपने कहा सर इतना आसान है? अगर पैसे हैं तो सही में है तो इतना ही आसान। लेकिन उन्होंने कहा कि सारे शेयर्स यहां से नहीं ले पाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कीजिए। एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा नेगेटिव चीज है ये, नहीं करना चाहिए किसी कंपनी को टेक ओवर। किसी ने बड़े अरमानों से प्रमोटर ने कंपनी बनाया, लेकिन सेबी कहता है कि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड की बात अभी नहीं कर रहे क्योंकि अनलिस्टेड की बात हम करेंगे सेक्शन 235, 236 और 238 में, अनलिस्टेड कंपनी की। अभी सिर्फ बात किसकी हो रही है? लिस्टेड कंपनी की। तो कहा कि अगर कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर सोचना है तो किसके बारे में? मुझे सिर्फ अगर सोचना है तो अपने और अपने जो है वो शेयर होल्डर्स के बारे में। कहा तो सोचो ना उन्हीं के बारे में। मैं कौन सा जो है वो उन्हें जो है वो कांटे चुभो रहा हूं जो मेरे से बोल रहे किसी और को संभालने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई ज्यादा ताकतवर है, यानी कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है, तभी वो क्या कर पाएगा? शेयर्स खरीद पाएगा। कहा इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, अगर आपने कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो इसका मतलब है कि जो शेयर होल्डर हैं वो पहले से ज्यादा जो है वो वेल ब्लेस्ड जो है वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है और शायद ज्यादा जो है वो क्या कर पाएंगे? बड़े बड़े प्रोजेक्ट को शुरू कर पाएंगे। तो जो उस कंपनी में बने रहेंगे उन शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? रिटर्न यानी डिविडेंड मिलेगा। कहा अगर कोई वैसे शेयर होल्डर, अगर कोई अपना शेयर्स बेचना चाहे तो कहा कि जब आपका टेक ओवर का बैटल होगा, करेंगे, बहुत मजेदार चीज है, लड़ाई जब होगी, क्योंकि प्रमोटर भी चाहे तो यहां से शेयर नहीं खरीद सकता है क्या? वो भी ऐसे ही खरीद सकता है, डीमेट अकाउंट ओपन करेगा वो भी खरीद सकता है। तो दोनों जब इस बैटल में आएंगे तो कहते हैं ना, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा शेयर होल्डर्स को होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने नियम बना दिया है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जैसे पहले राजा महाराजा जो है वो रूल के अकॉर्डिंग क्या करते थे? लड़ाई लड़ते थे। वैसे इनको भी कहा लड़ो, क्योंकि शेयर होल्डर्स को क्या होना है? दोनों ही केस में फायदा होना है। जो शेयर होल्डर्स टिका रहेगा उसको भी, जो अपना बेच के निकलना चाहता है उसको भी, क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। तो कहा शेयर होल्डर्स का फायदा होगा, इसलिए मैं क्या करता हूं? इसके लिए नियम बना देता हूं, क्योंकि जब तक नियम ना रहे तब तक झगड़े होंगे। इन्होंने कहा बस चोरी चोरी चुपके चुपके मत करना। तो कहा कैसे? कहा डंके की चोट पे करना। डंके की चोट पे करने का मतलब है, जैसे मैंने कहा था कि मैंने अगर बोला स्ट्राइप को कि मैं जो है वो वैशाली पहुंच के आपके घर में घुस के आपकी पिटाई करूंगा, तो ये नहीं कि मैं चुपचाप गया और जब देखा ये घर में अकेले हैं मैं घुसा और धम 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 और उसके बाद भाग गया। कहा ऐसे नहीं, मैं इनको बताऊंगा। और कब बताऊंगा? जैसे ही मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा। घर से तो मैं किसी काम से निकल सकता हूं ना। घर से तो मैं हो सकता है बिटिया के लिए आइसक्रीम लाने निकला हूं, या चोकोपाई लाने के लिए निकला हूं, या वो पल्स जो भी चीज है, ये चीज के लिए मैं सस्ते वाले चीज में डील करता हूं। आजकल देखता हूं उसका थोड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं फिर जो है उसे सस्ते पे क्या करता हूं? ले आता हूं। मैंने उसे कच्चे आम वाले का जो है वो ज्यादा टेस्ट खिलाया है, वो 50 पैसे में मिलते हैं ना, तो इसीलिए वो वाले पल्स, डेयरी मिल्क वगैरह वंस इन अ ब्लू मून, वो ओकेजनली। रीजन ये है, दुकान में नहीं रहता है ना, आप दुकान जाएंगे तब ना आपको पता चलेगा। डेयरी मिल्क, किंडर जॉय, ये सब नहीं रहता है। और किंडर जॉय तो बिल्कुल ही मत खाइएगा, उसमें तो कीड़े निकलते इतने बड़े बड़े। मिल्क प्रोडक्ट होता है ना, समझाना पड़ता है ये उसे। नहीं तो सिर्फ क्या चाहिए? किंडर जॉय।
40-45 रुपए का, बताइए मुझ जैसे गरीब आदमी का क्या हो कि वो एक का किंडर जॉय। तो अब जो है मैंने कहा कि मैं घर से बाहर तो किसी चीज के लिए निकल सकता हूं, लेकिन कहा घर से बाहर निकलने पे नहीं। घर से थोड़ी दूर आगे निकल कर जैसे ही मैंने माइंड मेकअप किया और मैं पहुंचा विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, वैसे ही मैंने इनको कहा रोक सको तो रोक लो, मैं आ रहा हूं और आपके घर घुस के आपको मारूंगा। लेकिन सिर्फ इनको ही नहीं फोन किया, बल्कि इनके एरिया के वैशाली पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने में भी कॉल कर दिया कि बचा सकते हो इन्हें तो क्या कर लो, बचा लो। क्यों? मैं इनके घर घुस के इनकी पिटाई करने वाला हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस एक ही बार बताऊंगा, बोला कि हर बार बता बता के लड़, डंके की चोट पे लड़ाई कर, तभी तो नियम बताया। और मैंने और कहा कि जैसे ही मैं और 2-4 स्टेशन आगे जाऊंगा, कश्मीरी गेट पहुंचूंगा, फिर बोलूंगा अब कश्मीरी गेट पहुंच गया हूं, साफ साफ बताऊंगा कितने दूर आ गया हूं, कि इतने दूर आ गया हूं, जो फील्डिंग खुद की सजानी है सजा लो, मगर हिम्मत है तो बच लो, और नहीं तो मैं पहुंच रहा हूं। बस यही जो है वो कहिए प्रिंसिपल था किसका, सेबी का। और उसने कहा कि बस उन्हें बता करके कीजिए, लेकिन ये नहीं कि एक शेयर लिया तो बताइए, मतलब मैं घर से निकलूं तो इन्हें बताऊं। अरे पहले माइंड मेकअप तो करने दीजिए। मैंने बताया ना कि बिटिया के लिए आइसक्रीम लाने शायद निकला हूं, तो कंपनी का किसी ने शेयर लिया है तो इसका मतलब बस इन्वेस्टमेंट किया है, ये जरूरी थोड़ा ना है कि उसने क्या कर लिया है, कंपनी को टेक ओवर करेगा। सेबी ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो शेयर जो वो खरीद रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है या टेक ओवर करने के लिए। नियत तो एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि विधाता भी, भगवान भी नहीं समझ पाते हैं कि नियत किसी की क्या है, किसी चीज के पीछे मनसा क्या है, इंटेंशन क्या है। अब कह रहे कि इंटेंशन का तो अता पता नहीं है, तो कहते अगर इंटेंशन का अता पता नहीं है तो आप लॉ ही बना दो कि इतने से ज्यादा के बाद चाहे इंटेंशन और इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे इंटेंशन क्या हो, टेक ओवर का। वो कहता है आपका कोई भी इंटेंशन है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो है वो बता दो कि आपने इतना ले लिया, सामने वाला खुद समझ जाएगा कि आपका इंटेंशन क्या है, क्योंकि जिसके शेयर्स ले रहे हो उसको तो पता चल ही रहा है। और अब अगर वो मान लीजिए कि आंख बंद करके जो है वो बैठा हुआ है कि नहीं नहीं वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, उसे लगेगा धप्पा, यही तो होगा एकाएक। लेकिन कहा गया कि एकाएक मतलब एकाएक ऐसे में तो टेक ओवर भी हो जाएगा। सेबी ने कहा कि नहीं, हम धीरे धीरे इस तरह से करेंगे कि अगर कोई बंदा सोया भी है जिस कंपनी पे हमला हो रहा है तो वो भी नींद से जाग जाएगा, हम ऐसे इंतजाम करेंगे। कहा ठीक है, इसका मतलब नियम कानून की तो बात कर रहे हैं हम, तो यही नियम कानून हमें क्या करने रहेंगे, जानने रहेंगे। कहा कि इस नियम कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमने कहा कि ये बुरा नहीं है। कहा चीज बुरा तब होता है जब पब्लिक एट लार्ज के लिए वो क्या हो, बुरा हो। अगर किसी ने एक कंपनी बनाई, बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, अगर किसी ने एक कंपनी बनाई और वो कंपनी चला रहा है, लेकिन कोई दूसरा है जो कहता है कि मैं बने बनाए कंपनी पे हमला करूंगा, तो उसे कहा गया कि बनी बनाई कंपनी क्या मुफ्त में मिल रही है? कहा नहीं, कंपनी के क्या लेने पड़ेंगे, शेयर्स, और शायद ज्यादा महंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला भी जान जाएगा कि ये कंपनी उसे लेना चाह रही है, तो शेयर होल्डर भी अपना प्राइस क्या करेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ाना तो आपके हाथ में है। आप अभी प्राइस डाल दीजिए कि आप जो है वो चीजों को क्या करेंगे, ज्यादा में बेचेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा दिखने लगेगा। आपने यहाँ पे जो है वो अपना प्राइस रखा है, आपकी मर्जी, आप बदल दीजिए प्राइस। आप बोलिए कि ये शेयर्स जो है आप इतने में नहीं बेचेंगे, आप जो है वो कितने में बेचेंगे, आप इस शेयर्स को ज्यादा महंगा बेचेंगे, बेचिए। जो प्राइस आप डालेंगे उसी प्राइस पे क्या होगा, ये शेयर्स आपका सेल होगा। अभी जो है 720 रुपए 30 पैसे, आप बायर की कतार में हैं, आप अपना डाल दीजिए 750 रुपए। जब लोगों को पता चलेगा कि कोई डेस्परेटली इस कंपनी के शेयर्स को लेना चाहता है क्योंकि थोड़े शेयर्स और बचे हैं, तो इस कंपनी पे वो क्या कर लेगा, टेक ओवर। आगे बताऊंगा कि टेक ओवर का मतलब सिर्फ शेयर्स नहीं, कंट्रोल लेना होता है, और कंट्रोल लेने का सीधा मतलब है वोटिंग राइट, और वोटिंग राइट लेने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, शेयर्स लेकर के। इसीलिए हम कोलोकियल टर्म में कह देते हैं कि जब आप शेयर्स ले लेते हैं तो कंपनी को क्या कर लेते हैं, टेक ओवर। लेकिन रियल वर्ल्ड है कि जब आप कंपनी को कंट्रोल कर लेते हैं, हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही आप कंट्रोल कर ले तो भी होगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कैसे होंगे, ये सोचिए, शेयर से ही, क्योंकि शेयर होल्डर ही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते नहीं करते हैं, उनको हटाना, उनको अपॉइंट करना। तो यहां हमने कहा कि ये तो हम कम ज्यादा खुद कर सकते हैं। तब इन्होंने जो है वो कहा कि ये चीज पब्लिक एट लार्ज के लिए अच्छा है, जो इसमें बने रहेंगे उनका भी फायदा, जो नहीं शेयर होल्डर बने रहेंगे उनका भी फायदा, और कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर्स की होती है और किसी की नहीं। वो कहते हैं मैं प्रमोटर नहीं जानता, मैं डायरेक्टर नहीं जानता, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं जानता, मैं चेयरपर्सन नहीं जानता, तो मैं जानता क्या हूं, मैं जानता हूं शेयर होल्डर। तो जिनके भी वो प्रमोटर है फिर भी शेयर होल्डर है, तो उनकी भी तो विशेष चलेगी।
और अगर शेयर होल्डर चाहता है कि नहीं हमें इनका मैनेजमेंट मंजूर नहीं है, तो भाई जो वो चाहते हैं वो होगा। अगर वो चाहते नहीं अब मुझे इस कंपनी का शेयर जो है वो नहीं रखना है, बेचना है, तो बेचने दो उन्हें, वो जैसे चाहते हैं, मालिक हैं, जैसे चाहते हैं वो क्या करे वैसे चले। तब जाकर के हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ा, हमें इसके लिए रूल रेगुलेशन और एक्ट बनाने पड़े। बहुत पहले जब शुरुआत हुई कि एक्ट कैसे बनाया जाए, तब जो है ये 1992 से पहले 1992 में अगर आपको ध्यान हो तो हमारा जो है वो सेबी जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। अगर ध्यान हो कब आया सेबी एग्जिस्टेंस में, 1992 में। लेकिन जब सेबी ही 1992 में, तो सेबी के द्वारा बनाए हुए सारे के सारे वो रूल रेगुलेशन क्या उससे पहले आ गए होंगे, वो भी कब आएंगे उसके बाद। तो 1992 से पहले कैसे जो है वो टेक ओवर जैसे चीज को कंट्रोल करते थे, अगर कुछ हो भी रहा है तो कोई ज्यादा ना ले कम ना ले, बताते रहे। तो उन्होंने कहा वो दिया हुआ था हमारे कहां पे, लिस्टिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करते थे। फिर 1992 में जो है वो सेबी जो है वो आए, लेकिन सेबी आते ही जो है वो नहीं बना पाए रेगुलेशन। उन्हें चीजों को क्या करना पड़ा, समझना पड़ा। उन्होंने चीजों को समझा, चीजों को एनालाइज किया, और चीजों को एनालाइज करने के बाद उन्होंने 1994 में पहला टेक ओवर कोड बनाया। टेक ओवर कोड कोलोकियल नेम है, रियल नेम मैंने आपको बताया, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। सेबी ने जब यह कोड बनाया, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन, तो सेबी के दिमाग में बस एक ही बात था और वो था इंटेंशन। नहीं तो वो सीधे बनाता सेबी टेक ओवर रेगुलेशन। पॉसिबल? अगर नाम कुछ दिया तो कुछ तो बात होगी। आप ही देखिए, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप, ये जो नाम दिया इसका मतलब ये चीज होंगे इस सब्जेक्ट में, या एवी दे दिया मजाक के लिए? इसका मतलब कम से कम इतने चीज होंगे। तो जब उन्होंने नाम दिया सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर, तो इसका मतलब है कुछ बात है सब्सटेंशियल एक्विजिशन का और कुछ कहानी वो कहेंगे किसका, टेक ओवर का। मतलब उन्होंने नियम कानून बना दिए कि बॉस हमें आपके इंटेंशन का नहीं पता, लेकिन आप जिस भी कारण से सब्सटेंशियल, अब देखेंगे वो सब्सटेंशियल का क्या मतलब है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि कुछ ज्यादा जब ले लेंगे तब आप नियम को फॉलो करेंगे। किस नियम को? यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं। सेबी टेक ओवर कोड में हमने दिया हुआ है कि कितने शेयर्स लेने के बाद आपके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल होगा। एक दायरा है, जब तक उस दायरे में आप नहीं है, भले आप लिस्टेड कंपनी में, सबसे पहला चीज तो ये एप्लीकेबल ही तब होगा जब आप एक लिस्टेड एंटिटी हैं और आप पे हमला किया गया, लेकिन कह रहे तब भी नहीं, जब एक खास दायरे में आप आएंगे तो क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। करेंगे बात, यही सब बात तो प्रोविजन में करेंगे, इसलिए भी थोड़ा मिक्स सा बात चलेगा। और उसके बाद देखिएगा सिर्फ प्रोविजन चलना शुरू हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि हमने बना तो दिया 1994 में, लेकिन फिर 1994 में जब हमने बनाया तो अक्सर हम कमेटी बनाते हैं और कहते हैं एनालाइज करने। दो समय कमेटी बनाते हैं। पहला, जब कोई लॉ हमें बनाना हो तो कमेटी बनाते हैं और कहते हैं कि जरा एनालाइज कीजिए, बताइए कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। तो वो कहते हैं ऐसे 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 होना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है बताइए ये हम कैसे करें। तो वो कहते हैं कि ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक्ट बनाना पड़ेगा, ये लॉ बनाना होगा, ये रूल बनाना पड़ेगा, ये रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। कहा ठीक है, ये एक्ट, ये लॉ, ये रूल और ये रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। तो कहा ठीक है बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया 1995 में, 1994 में तो बन गया ये हमारा। बनने के बाद उन्होंने बोला कि बताइए इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है। तब जो है भगवती कमेटी जो है वो सेटअप हुई। कब? 1995 में। याद रखिएगा ये कहानी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्रोविजन रहेगा। मैंने आपको साफ साफ कहा है, हर एक बात काइंडली आप ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेस बहुत कम पड़ेगा आपके दिमाग पे चीजों को समझने में, लेकिन ये सब एग्जाम के क्वेश्चन का पार्ट है। टेक ओवर आपने धुन के पढ़ा, क्योंकि मैंने धुन के पढ़ाया और धुन भी दिया आपको कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। क्वेश्चन पूछ दिया गया, हाउ द टेक ओवर कोड इवॉल्व्ड इन इंडिया। हो गया धप्पा। टेक ओवर तो आपको ऐसा आता था कि आप दूसरे को जा जा के पढ़ा रहे हैं, और एग्जाम में जो है वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मुझे जो है वो अच्छे अच्छे लेवल का दे रहे हैं। जहां जहां जिस भी तरह का सुना था वो सब मुझे सुना रहे हैं। रीजन ये पूछ दिया क्या करना, इवॉल्व कैसे हुआ। और इसको कहते हैं जनरल नेचर का क्वेश्चन। इससे हमेशा जो है वो दोस्ती बना के रखिएगा, जनरल नेचर के क्वेश्चन। और ये मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूं, अगर आपको ध्यान होगा तो एग्जीक्यूटिव में भी बोलता था, अगर कुछ याद हो, कि जनरल नेचर का क्वेश्चन जनरल नहीं होता, वो सबसे खतरनाक होता है और उसको लिखने में दम निकल जाता है हमारा।
और उसमें वो तो चेक करेंगे अपने लेवल पे, और हमने अगर पॉइंट पढ़ा, भाई पॉइंट तो रट्टा भी मार लेंगे, लेकिन जनरल नेचर को रट्टा कैसे मारेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने बात की कि 1992 से पहले किससे कवर होता था, ये लिस्टिंग एग्रीमेंट के जरिए। 1992 में हमारा सेबी सेटअप हुआ और 1994 में पहला हमारा सेबी टेकओवर कोड आया। 1995 में भगवती कमेटी, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो बनाया हुआ है उसमें बहुत सारे सुधार की क्या है, जरूरत है, कोई बात नहीं है। हमने 1994 वाले को हटाया, नाम सेम रहा, सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन, और 1997 में नया बना दिया। नहीं आया हमारा कंपनी एक्ट 1956 चेंज नहीं हुआ, 2030 नहीं आया, ऑल टुगेदर 18 आने की तैयारी। ऑल्दो हम आ चुके हैं बहुत आगे उससे, लेकिन ईयर बदलता है। तो कह रहे हैं कि 1997 में हमारा ये कोड चेंज हुआ, फिर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, समय बदलता गया। बदलते समय के साथ सब्सटेंशियल चीजों का वैल्यू भी बदलता गया। जैसे मैं बहुत पुरानी बात अगर कहूं, तो बहुत पुराने समय में अगर 5 रुपया है तो वो बहुत था पॉकेट मनी के तौर पे, क्योंकि मुझे याद है जिससे मैं पढ़ने के लिए जाता था, आई वॉज इन जिला स्कूल उस समय, क्योंकि मैंने बोला पापा का ट्रांसफर होता था, तो कभी हम बोड़े वाले स्कूल भी जाते थे। गए हैं बोड़े वाले स्कूल में, जहां पे खुद जिस चीज पे आप बैठेंगे वो लेके जाना पड़ता था। बोड़ा का मतलब कट्टा होता है, वो ब्राउन कलर का नहीं होता है जिसमें चावल वगैरह आता है, तो वो खुद लेकर के जाते थे, उसे बिछाते थे, उस पर बैठते थे। मैं ही नहीं, बाकी सारे बच्चे भी, क्योंकि मैंने बोला पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, गलती से कुछ ज्यादा ही ईमानदार थे, तो पेनलाइज करने के लिए इनको ऐसे ऐसे जगह पे भेज देता था कि वहां पे स्कूल भी तो वो सरकारी स्कूल, और वो भी जिसमें एक रूम वगैरह टीवी में नहीं देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही सरकारी स्कूल, तो वो भी कभी कभी हुआ करता था। तो वैसे ही कभी जिला स्कूल तो कभी किसी स्कूल। उस समय जब जाते थे तो टिफिन मिलता था, अगर गलती से किसी दिन टिफिन नहीं मिला है, नहीं दिया गया है, तो दिए जाते थे 50 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक, 1 रुपीज। और इसीलिए ताकि जो है वो 1 रुपये में शंकर का चाट मिल जाता था उस समय। ये वाला चाट नहीं, ये तो मुफ्त में मिल जाता है, हरकतें कीजिए मिल जाएगा, लेकिन वो खाने वाला जो है वो अच्छा वाला जो है क्या था, चाट था। और वो शंकर का हाथ अगर वो आप देख लेंगे तो आप कोई भी खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो कभी ग्लव्स वगैरह थोड़ा ना यूज होता था। गुपचुप बेचता था, चाट गुपचुप ये सब समझते ना, गोलगप्पे, वो ऐसे करके उसका हाथ हमेशा डूबा हुआ ही रहता था, तो वो बिल्कुल व्हाइट सा था, उसी से वो चाट पकोड़े सब बनाता था और हम लोग मजे से खाते थे और उसके लिए मरे जाते थे। अगर कोई हमें वो खिला देता तो शायद उस समय अकल नहीं थी, किसी का खून भी कर देते, मतलब वो तो नहीं हो पाता, लेकिन अगर हमारे रेंज का होता तो वो भी कर डालते। बस कोई बोलता कि 2 प्लेट चाट और 1 आइसक्रीम साथ में स्वीट डिश के रूप में, वो सरा हुआ रेड कलर का आइसक्रीम जिसमें जो सिर्फ कलर होता था, और खाने के बाद जो है वो 2 दिन तक उसका असर है, इसके लिए टंग क्लीन भी थोड़ा कम करते थे अगर आइसक्रीम जो है वो खाया है तो, नहीं तो जो शायद वो कलर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो उस समय और अभी के समय में सिचुएशन अलग अलग है या नहीं। तो कहा गया कि 1997 में जो चीज सब्सटेंशियल के दौर में आता था वो यहां पे थोड़ा बदलने लगा, बहुत समय बीत गया, यहां पे हमने नए सिरे से इस कोड को पूरे तरह से बनाया। और आप जो पढ़ रहे हैं उसका ईयर आज भी यही है, लेकिन अमेंडमेंट आप वो पढ़ रहे हैं जो कल तक जो है वो बदल गया है, वो अमेंडेड है। यानी कि हम 2019 तक के जो भी अमेंडमेंट है, ईच एंड एवरी एक एक चीज हमारा क्या रहेगा, अमेंडेड रहेगा। ठीक, इस तरीके से सेबी कोड आया। तो हमने बस ये जाना है कि टेक ओवर का मतलब क्या है, और हमने जाना है कि टेक ओवर कोड आया कैसे है। ठीक, अब हमने 2 चीजों को जान लिया है। ये आपका फ्लो कॉपी है, फ्लो कॉपी कर लिया, क्योंकि याद रखिएगा अगला ही क्वेश्चन जो मिलेगा वो इसी तरीके का रहेगा, हाउ द टेक ओवर कोड गेट इवॉल्व्ड, कुछ ऐसा ही। ऑब्वियस सी बात है, पहले आप लिखेंगे उसके बाद और बातचीत होगी कि कैसे ये करते हैं। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जरा, सिर्फ क्वेश्चन, ये लिखना कब रहेगा वो तो मैं बताऊंगा। हाउ द टेक ओवर कोड इवॉल्व्ड इन इंडिया। और इस बार आप एक और सावधानी रखेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि हमें 100% रिजल्ट से चलना है, तो 1-2 बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन मैं बोलूं, इसको किसी एक जगह क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा, अलग पेज में ही जाकर के। और याद रखिएगा मैंने इस तरह का जनरल नेचर का क्वेश्चन बोला, ताकि हम बाद में भी, मान लीजिए मैं भी सारा कुछ पढ़ा दूं, 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाए, तो हो सकता है मेरे दिमाग से भी उस समय ये थोड़ा स्केप हो जाए। लेकिन अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो हम दोबारा इन चीजों पे क्या कर पाएंगे, जब हम रिवाइज करेंगे तो क्या कर पाएंगे, एक डिस्कशन जो है वो कर पाएंगे।
चलिए, अब टेक ओवर कोड 1994, फिर कब 1997 और 2011। तब हमने कहा अब हम कहां हैं, इसके प्रोविजन पढ़ेंगे नहीं, इसके प्रोविजन नहीं, कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे कहां बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे। कहा कि टेक ओवर कोड जो ये है इसमें दो बातें लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है सब्सटैंशियल एक्विजिशन और एक लिखा हुआ है टेक ओवर, दोनों चीज है। कहा दोनों ही जानेंगे कि क्या मतलब है सब्सटैंशियल एक्विजिशन का और क्या मतलब है टेक ओवर का। लेकिन कहा उससे पहले एक बात तो बताइए, हम किस तरह के कंपनी पे हमला करेंगे तो सेबी उठ करके आएगा और बोलेगा कि तुमने हमारा टेक ओवर कोड कंप्लाई करते हुए शेयर लिया है। अभी हम अपने टर्मिनल पे जाएं और हम जो है वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने लगे, तो इसका मतलब क्या सेबी आएगा और हमें धूम देगा कि हमसे पूछ के शेयर खरीदे? अरे नहीं भाई, आपको शेयर्स खरीदना है, आप क्या कर लीजिए, शेयर्स खरीद लीजिए। तो कहा फिर किसके बारे में कहेगा? कहेगा कि सबसे पहले तो उस कंपनी के बारे में कुछ कहता है जो कंपनी लिस्टेड हो। कहा ठीक है सर, इसका मतलब टर्मिनल पे जो दिख रहा है वो तो लिस्टेड ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट की हुई थी उसी को हम क्या कहते हैं, लिस्टेड कंपनी। कहा सारे लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल है? कहा बिल्कुल हाँ, मड़ा से मड़ा कंपनी है तो कहा मर गया नहीं ना है तो उसके ऊपर क्या है, एप्लीकेबल, जब तक वो लिस्टेड है। अगर वही कंपनी कल को अपने आप को डिलिस्ट कर ले तो नहीं। अगर कंपनी लिस्टेड है, फाइनेंशियल पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो, ये कोड क्या रहेगा आपका, उसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। कह रहे हैं कि कौन हमला करेगा, तो कहा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमला जिस पे हो रहा है यानी जिस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया जा रहा है वो कंपनी बस क्या होनी चाहिए, एक इंडियन और एक लिस्टेड कंपनी होना चाहिए, तभी जाकर के ये कोड हमारा क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो अब पहला चीज जो है वो है प्री कंडीशन, किस चीज के लिए, इस कोड के एप्लीकेबल होने के लिए। आपने बस अभी जाना है कि टेक ओवर का मतलब क्या है। दूसरी बात जो आपने जानी है कि टेक ओवर कोड इवॉल्व कैसे हुआ। अब आप जानने जा रहे हैं तीसरी बात कि ये टेक ओवर कोड किस पे एप्लीकेबल होगा। तो हमने कहा कि ये तब होगा जब आप क्या करते हैं वो देखिए, क्योंकि दो चीज दिया हुआ है, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड व्हाट, टेक ओवर। तो कहा एक्विजिशन ऑफ, क्या क्या एक्वायर कर रहे, बड़े ध्यान से देखिएगा। जिस चीज को हम ऐसे कह देते हैं वो ये नहीं है, चाहे आपने क्या लिया हो, शेयर्स एक्वायर किया हो या क्या एक्वायर किया हो या फिर क्या एक्वायर किया हो, कह रहे बॉस कुछ भी आपके पास आया हो, क्योंकि ये सब्सटैंशियल एक्विजिशन के बारे में भी तो कह रहा है, इसका मतलब सब्सटैंशियल शेयर ले लिया हो, सब्सटैंशियली कंट्रोल कर लिया हो, या सब्सटैंशियली आपके पास क्या आ गया हो, वोटिंग राइट आ गया हो। कह रहे हैं किस कंपनी का, कह रहे हैं कि टारगेट कंपनीज हुज शेयर्स कंट्रोल वोटिंग राइट आर एक्वायर्ड, वो क्या होना चाहिए, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज यूएसए। हाँ जी, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, यहां ये नहीं कहा गया कि वो एक इंडियन कंपनी होना चाहिए, मतलब वही हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम लॉ के वर्ड के अकॉर्डिंग चले तो कहा कि वो लिस्टेड कहां होना चाहिए, इंडिया में लिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब इंडिया से बाहर की कंपनी भी अगर इंडिया में लिस्ट हो जाए तो, कहा इंडिया के बाहर की कंपनी अगर इंडिया में लिस्ट हो जाती है और उसके शेयर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो उस केस में दो कंप्लायंस एक साथ लगेंगे। एक लगेगा वहां के जो लोगों ने बना, जैसे हमारे यहाँ सेबी है वैसे ही जो यूएसए में सेक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने भी कुछ बनाया होगा तो वो भी लगेगा और ये भी लगेगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं अपने इंडियन कंपनी की जो कहां लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। अगर उन कंपनीज के शेयर्स को आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग खरीदना पड़ेगा। कैसे एप्लीकेबल होगा बाद में जानेंगे। चलिए ये आप जो है वो डन कर लीजिए। प्री कंडीशन, प्री कंडीशन में इंटेंशनली मैंने ये जो लिखा है ये आपके लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने लिखा है एक्विजिशन ऑफ व्हाट, शेयर कंट्रोल और वोटिंग राइट। और आसान शब्दों में तो मैंने बोला ही, अगर आप किसी भी इंडियन लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करते हैं तो ये रेगुलेशन आपके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। क्लियर?
और लॉ टू लॉ अगर चले तो अगर आपने किसी भी इंडियन लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को लिया है, कंट्रोल एक्वायर किया है या फिर वोटिंग राइट एक्वायर किया है तो आपके ऊपर ये एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल। देखिएगा कुछ जगह पे शेयर्स और वोटिंग में से कुछ भी लेने पे एप्लीकेबल होगा और कुछ जगह आपने शेयर्स लिया है तो भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक आपके पास क्या नहीं आ जाता है, वोटिंग राइट नहीं आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा है कि आपने शेयर्स लिया है लेकिन वोटिंग राइट नहीं आया है आपके पास, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बड़े सारे इफ बट है। फिलहाल ये क्लियर है, हमने टेक ओवर का मतलब जाना, टेक ओवर इवॉल्व कैसे हुआ ये हमने जान लिया। टेक ओवर ये जो है वो एप्लीकेबल कब होगा, जब टारगेट कंपनी का मतलब क्या हो गया, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, हमला। बाकी तो टारगेट कंपनी का डेफिनेशन देख लेंगे, लेकिन आसान शब्दों में टारगेट कंपनी वो कंपनी जिसपे क्या किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। वो क्या होना चाहिए, एक लिस्टेड इंडियन कंपनी होना चाहिए। हमला करने वाला कौन है, इररेलिवेंट, सेबी के अकॉर्डिंग इररेलिवेंट इंडिविजुअल, मालदार असामी, एनसीएफएम, खूब सारा पैसा, तभी तो एनसीएफएम कर रहे हैं। इनके पास खूब सारा पैसा, इन्होंने बोला खरीद लेंगे इन्फोसिस को। लोग तो खड़े खड़े खरीदते हैं, ये कहते हैं लेटे लेटे खरीद लेंगे, बैठे बैठे खरीद लेंगे। अगर खरीद लेंगे तो बिल्कुल इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो कहता है इन्फोसिस कंपनी को हम टेक ओवर कर लेते, कर लीजिए, आप पे भी, क्योंकि इन्फोसिस कंपनी हमें देखना है लिस्टेड है या नहीं, इंडियन कंपनी है या नहीं, होगा एप्लीकेबल। टीसीएस कहता है कि इन्फोसिस को टेक ओवर कर लेंगे। टीसीएस क्या है, खुद एक कंपनी है, और कैसी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई अनलिस्टेड कंपनी एबी लिमिटेड, वो अगर एक्वायर करना चाहे उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड, बैंकिंग, एनबीएफसी का कुछ भी रहे, सेबी ने कहा कि बस जिसपे हमला हो रहा है वो क्या होना चाहिए, एक जो है वो लिस्टेड एंटिटी होना चाहिए और इंडियन कंपनी होना चाहिए। अब जानते हैं इसके एक और सबसे बड़े एस्पेक्ट को कि टेक ओवर करते क्यों हैं। मतलब तो समझ लिया टेक ओवर का, लेकिन टेक ओवर करते क्यों, यह हम बड़े ध्यान से समझिएगा। कहा कि टेक ओवर करने के बड़े सारे वजह हैं जो एग्जाम में लिखने पड़ते हैं, लेकिन ये जो वजह मैं आपको दो बता रहा हूं, रियल में सिर्फ यही दो वजह होता है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे हम लोगों से पूछे तो बाकी एग्जाम में जो लिखना रहेगा वो अभी कंटिन्यू होगा। इसके बाद और भी एक पीपीटी आएगा, उसमें आपको दिखेगा कि एग्जाम में वो पॉइंट भी लिखने होंगे, लेकिन सही में समझने के लिए जो है वो यहाँ पे ही है, क्योंकि अगले बार जो आएगा, इसके बाद जो आएगा वो ऑलरेडी आपका समझा रहेगा, क्योंकि वो गप बनाने वाली बात है। कहा टेक ओवर करने के पीछे वजह क्या है, कहा टेक ओवर करने के पीछे सबसे पहला वजह जो है वो ये है कि कंपनी बहुत अट्रैक्टिव है। कहा कंपनी बहुत अट्रैक्टिव है से क्या मतलब है, कंपनी बहुत सुंदर है। कहा नहीं नहीं नहीं, आप तो अलग डायरेक्शन में चले गए। कहा कंपनी बहुत अट्रैक्टिव, इसका मतलब यह है कि इस समय कंपनी में कुछ ऐसा सिचुएशन है जो आपको टेम्प्ट कर रहा है कि कंपनी को क्या कर लें, एक्वायर कर लें। कहा अच्छा, थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, तो जरा सुनिए और क्लैरिटी। अभी आप लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे, मैं दे दूंगा लिखने के लिए, क्योंकि इस समय आप बिल्कुल डेविएट नहीं होंगे, खासतौर पे जब मैं ये पहले वाले पॉइंट को बता रहा हूं। आप तसल्ली से फिर लिख लीजिएगा, पिछला तो लिख लिया था, ये ध्यान से सुनिए। कहा कि कोई चीज कब ज्यादा हमें इंटरेक्ट करता है, अगर मान लीजिए कि आप सुनते हैं कि रिबॉक का 5000 का शूज 1000 में मिल रहा है, आप दौड़ लगाते हैं या नहीं? मुझे एक बात बताइए, क्या 1000 में शूज नहीं मिलता है? मेरे जैसे गरीब आदमी के तो 4-4 हो जाएंगे। इसका मतलब 1000 में शूज आता है। अगर मान लीजिए कि कहीं जो है वो आपका आया हुआ है कि 3000 का टी शर्ट सिर्फ 500 रुपए में, आप नहीं खरीदिएगा। आप कहते हैं कि ये कंपनी का नाम यूएसआई है या बेनेटन है, इसके 3000 के टी शर्ट 500 में, अब आप हमला करिएगा या नहीं कीजिएगा? मुझे बताइए, 500 रुपए में टी शर्ट नहीं मिलते हैं? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कैंप पे लूट मचा रहता है और लोग ऐसे करके घेरे हुए थे। आदतवश भीड़ था तो मैं थोड़ा देखने लगा कि क्या है जिसको लोग ऐसे करके घेरे हुए हैं। मुझे लगा शायद कभी कभी वो सांप उफ वाले नहीं होते तो वो कुछ दिखला रहे होते हैं तो लोग घेरते हैं। यकीन मानिए ऐसे भीड़ था कि सही में लग रहा था कि बीच में कोई बैठा है, और भीड़ भी ऐसा था कि मैं ज्यादा हटा भी नहीं सकता था।
क्योंकि ज्यादा गर्ल्स की भीड़ थी। लेकिन अब ह्यूमन क्यूरियोसिटी कि क्या है जो लोग ऐसे देख रहे हैं, तो बॉयज भी थे लेकिन ज्यादातर गर्ल्स। तो थोड़ा सा जो है मैं जगह बनाया दूर से ही, थोड़ा ऐसे अगर करके, तो दिख गया कि बीच में बड़े सारे जो है वो कपड़े जो है वो फेंके हुए हैं, लूटने के लिए नहीं, पैसे मिल दे करके, और लोग उसमें से देख देख करके जो है वो लिए जा रहे हैं 100-100 रुपए में, 100-100 रुपए में, 150-150 रुपए में टी शर्ट वगैरह, और लूट मची हुई। हर तरह के फैशनेबल जो दिखते हैं वैसे वैसे कपड़े, सब अच्छे अच्छे कपड़े जो लोग पहनते हैं। बस वही होगा कंपनी या जो भी चीज हो। मेरे कहने का मतलब है कि इतने में भी तो मिल रहा है टी शर्ट, तो फिर आप 3000 वाला जब 500 हुआ तो क्यों गए? आप कहेंगे सर आपने तो खुद जवाब दे दिया, क्योंकि उसकी रियल कीमत कितनी है, वो 500 में मिल रहा है इसलिए नहीं गए हैं, वो 3000 का है और तब कितने में मिल रहा है। दैट्स व्हाई पीपल आर रशिंग टुवर्ड्स दैट। वो 3000 का चीज 500 में मिल रहा है इसीलिए गए हुए हैं। अब देखिए यहां सिचुएशन क्या है। कंपनी को टेक ओवर करने के लिए कंपनी का क्या लेना पड़ता है? शेयर्स लेना पड़ता है। ले लीजिए शेयर्स। कहां से मिलेगा वो शेयर्स? मार्केट से मिलेगा। क्यों मिलेगा मार्केट में? कंपनी लिस्टेड होगी तब ना। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं रही तो ठीक से सोचिएगा, मेरा निशान अभी भी बिल्कुल सही है। मैंने आपसे बोला कि कंपनी लिस्टेड रहेगी तब ना यहां से लीजिएगा, लेकिन कंपनी अनलिस्टेड रही तब कैसे लीजिएगा? कंपनी अनलिस्टेड रही तब कैसे लीजिएगा? हाँ जी, तब हम ये पढ़ाई पढ़ ही नहीं रहे हैं उस चीज के लिए, तब टेक ओवर कोड जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो हम तो बात ही तब कर रहे हैं जब टारगेट कंपनी क्या हो हमारा? लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब लिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो आप मार्केट से ले सकते हैं, लीजिए ढेर सारा शेयर्स जो आप क्या कर लीजिए, इन्फोसिस का तो मिल ही रहा है, इन्फोसिस का शेयर आप ले लीजिए 721 रुपए 90 पैसे में इस समय जितना शेयर लेना है ले लीजिए। अब देखिए बात सही है, ले लीजिए। कहा गया कि कोई इन्फोसिस कंपनी पे टेक ओवर क्यों करना चाह रहा है? इसका मतलब है कि वो बिजनेस करना चाह रहा है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में बिजनेस करना चाहे तो वो सोच रहा है कि नए सिरे से कंपनी बनाऊं, नए सिरे से एचआर टीम लाऊं, फाइनेंस टीम लाऊं, डेवलपर लाऊं, इससे अच्छा क्यों ना कंपनी पे क्या कर लूं। तो कहा भाई दोनों में ही पैसे लगेंगे, लेकिन यहां पे तो पैसे लगा करके ही कर ले, इस रूट से क्यों जा रहा है? तो कहा इस रूट से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जल्दी काम हो जाएगा। कहा बात सही है। कहा बस यही एक वजह है कि जल्दी हो जाएगा, और पैसे तो बहुत लग रहे हैं क्योंकि कंपनी का शेयर तो बहुत महंगा चल रहा है इस समय, तो जल्दी जरूर हो रहा है लेकिन वो रुक जाएगा। जैसे सुनिए एक बात क्योंकि दोनों का मिक्सचर होना जरूरी है। मैंने आपको बोला कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिसमें आपका कोर्स जो है नवंबर में जाकर के क्या होगा, विथ रिवीजन खत्म होगा, जहां पे आप सारा कुछ लिखने उखने का काम मेरे साथ कर चुके होंगे। अब मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि हमारे पास आओ, सितंबर में कोर्स खत्म कर देंगे। ठीक, पहली बात तो सही है कि वो क्या कर रहा है, जल्दी जरूर कर रहा है। यहां पे मैं पीछे हो गया क्योंकि मैंने बोला कि मैं कब करूंगा, मैंने कहा नवंबर में विद रिवीजन और सारे चीज, और जाते वक्त आपको अपनी क्लास भी दे दूंगा गूगल ड्राइव में। लेकिन एक चीज में तो मैं पीछे हो गया, वो क्या है? उसने बोला कब करेगा, सितंबर में। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि पर्पस क्या है मेरा, तो मुझे पास करना है, और एग्जाम कब देना है, दिसंबर में पास करना है। तो मुझे इस समय इस तरीके से पढ़ना है कि चीजें मुझे पता, और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि पास कर जाऊं। सितंबर वाले ने बोला कि ये गारंटी नहीं लूंगा कि मैं जो बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा या नहीं, लेकिन ये गारंटी है कि सिलेबस खत्म करा दूंगा। मैं खड़ा होकर बोलता जाऊंगा, आप समझे ना समझे, लेकिन सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे सितंबर तक। अब आप बोलिएगा नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस चीज के कारण जो है वो जाना सही नहीं है। वैसे ही है कि यहां पे भी कहा मिल तो रहे हैं शेयर्स, खूब प्राइस में मिल रहे हैं, तो कहा ये जल्दबाजी में इतने पैसे देना इसके लिए जस्टिफाइड नहीं है। कहा ठीक। कहा फिर क्या करें? कहा कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो चीज बहुत महंगा है और मिल क्या रहा हो,
सस्ते में, तो कहा वो सबसे पहले जो है वो आपको जो है वो अट्रैक्ट करेगा। जो मैंने एग्जांपल दिया कि शर्ट मिल रहा है 100 में, मिलता ही है, 500 में शर्ट मिलते हैं, शूज 1000 में बहुत मिलते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि 1000 में कौन सा वाला मिलेगा, 5000 वाला। अब आप कहते हैं अब रुका नहीं जाएगा, सीआर का क्लास फिर होगा, ये मौका ना मिलेगी दोबारा। चलो क्या ले लेते हैं, ये टी शर्ट 3000 का कितने में, 500 में, ये ले लेते हैं। यही बेसिकली सबसे पहला वजह है। और ये वजह है कि कंपनी का रियल वैल्यू जो है वो बहुत 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 ज्यादा है, लेकिन इस समय कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है, कम है। कंपनी का रियल वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा कंपनी का, एकदम ध्यान से बातों को समझिएगा, डिस्क्लेमर बार बार मैं दे चुका हूं, आपको नहीं पता कौन सा एक चीज जो है वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो बता रहा हूं इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, बशर्ते ध्यान से चीजों को सुनिएगा, समझिएगा। कहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू का, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कहा कंपनी का रियल वैल्यू का। क्या मतलब रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का, यही जब मैं आपको वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा तो आप और अच्छे से जानिएगा। थोड़ा सा है वैल्यूएशन आपको पढ़ना। ये होता क्या है, कंपनी के जो एसेट है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जितने प्रोजेक्ट अभी हैं, कंपनी के जितने प्रोजेक्ट भविष्य में आएंगे, उन सबको आज के डेट में लाया जाता है और सबका जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला जाता है और तब जो है वो उसे डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं। आज कंपनी के एक प्रोजेक्ट हैं, 2 साल बाद एक और प्रोजेक्ट होगा, लेकिन वो उसके 2 साल बाद जो है वो प्रॉफिट देना शुरू करेगा, तो 4 साल बाद जो पैसा आएगा उसको आज के डेट में डिस्काउंट करके लाएंगे, वो लिखेंगे। 5 साल बाद जो आएगा वो भी लिखेंगे, आज जो है वो भी लिखेंगे। इन सबको वेटेज देंगे। कंपनी में जो डायरेक्टर है, अगर वो क्वालिफाइड है तो उसको भी न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे कि अगर ये बीएससी होता, या बीएससी क्यों, बीएससी मैं नहीं बोलूंगा, अगर ये बीकॉम पास कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस होता तो क्या होता, और ये अगर जो है वो आईआईएम से पढ़ा हुआ है तो क्या है, दोनों के डिसीजन में अंतर। मतलब आपके एक क्वालिफिकेशन से कंपनी का प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है। अरे भाई, मैनेजमेंट बहुत होनहार लोगों से तो प्रॉफिट ज्यादा या कम। इसका मतलब कंपनी में अगर बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं तो उसको भी न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे और इन सबको ऐड करके तब निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। आज का प्रॉफिट, भविष्य में होने वाला प्रॉफिट, आज आपके ऊपर होने वाले लिटिगेशन, कल होने वाले चीज, आपने कहीं केस किया हुआ उससे पैसा आ सकता है, इन सबको इंपॉर्टेंस दे करके निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस इज कॉल्ड रियल वैल्यू। मार्केट वैल्यू आप कहिएगा फिर क्या हुआ, मार्केट प्राइस तो वो प्राइस है कि आज एक इंफॉर्मेशन और आज एक कोई र्यूमर आ जाए और देखिएगा ऐसी की तैसी हो जाएगी। अभी देखिए 2 दिन 3 दिन से मार्केट कहीं कुछ बैड नहीं है कंपनी के साथ, लेकिन बहुत सारे कंपनी के शेयर्स जो हैं वो 20% तक डाउन हो गए। क्यों भाई, तो बजट आया, एनआरआई वगैरह या हाई जो है वो इनकम वाले पे आपने टैक्स वगैरह ज्यादा की, मार्केट ने सेंटिमेंट ले लिया। कंपनी का कुछ बुरा नहीं हुआ, इंफोसिस इस बीच में कुछ गड़बड़ नहीं की है, टीसीएस का कुछ भी गड़बड़ नहीं है फाइनेंशियली, लेकिन मार्केट जो है वो क्या हो गया, उसका मार्केट प्राइस बहुत क्या हो गया, कम हो गया। मार्केट प्राइस कैसे कम, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। 52 वीक्स का है, यहां पे नहीं लगा हुआ। अगर मैं इंसर्ट करूं तो आपको यहां पे जो है वो 52 वीक्स का हाई और लो यहां पे देखिएगा जरा। 599 रुपीज का लो है, किसका, इंफोसिस का, और हाई है 1467.90। इस जगह जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है, कुछ दिख पा रहा है, 1467, 1400 समथिंग रुपया हाई गया और लो गया तो कहां तक गया वो देखिए, 599 रुपया, यानी 600 रुपए से लेकर के तकरीबन 1500 रुपए तक गया है रेंज। ये इसी साल की बात कर रहा हूं, यानी कि इसी 52 वीक्स में हाई और लो इतने तक चला गया। आज कितने पे है, 722 पे। जरा मुझे बताइए ये इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन क्या आ गया, इस बीच में क्या इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं? नहीं, चेंजेस नहीं आए हैं। वो तो बेसिकली वो बुरा दौर, अभी भी देखिए ना 722 है, कुछ दिन पहले थोड़ा अच्छा चल रहा था, आज तो इसलिए थोड़ा आपको अच्छा दिख रहा है क्योंकि आज सेंसेक्स 60 पॉइंट क्या है, अप है। अगर कल या परसों देखते
तो और बुरा होता। इस बीच में बहुत सारे कंपनी का 20% तक कम हो गए, यानी 100 रुपए का 80 हो गया। और रियल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारे चीजों को क्लब करते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे, जितने शेयर्स हैं, वहां भी एक शेयर का वैल्यू निकलता है, बट दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यू, जो वैल्यूएशन में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। यानी वो ज्यादा है और मार्केट में वैल्यू क्या है, कम है। कुछ नहीं, मान लीजिए इंफोसिस के जो है, वो इंफोसिस का ही तो सिक्का जो गया था, उससे क्या हुआ था, एसेट सारा खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जो है बस सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट। मोदी जी की सरकार नहीं बन के कोई और सरकार बन जाती तो भी देखते गड़बड़ होता। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीजों से मार्केट वैल्यू इफेक्ट होता है। आपने क्या देखा कि कंपनी का इस समय रियल वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा, और मार्केट वैल्यू क्या है, बहुत कम। याद रखिए, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, टेकओवर के चांसेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यानी कि रियल वैल्यू जितना ज्यादा है, किससे, उतना ज्यादा चांस बढ़ेगा ही नहीं टेकओवर का। आप खुद सोचिए ना, अगर 5,000 का चीज 4,000 में मिले तो लोग खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। 3,000 में मिले तो और ज्यादा खरीदेंगे या नहीं। सेम चीज 2,000 में मिले तो, 1,000 में मिले तो, 500 में मिले तो क्लास भी छोड़ देंगे। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, चांसेस उतने क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। विच वन, मार्केट प्राइस। एक्चुअल प्राइस तो ये है जो हर एक चीज को, आपके एसेट, लायबिलिटी, सबको वेटेज देते हुए तब तैयार हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वजह वो यही है कि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू इस समय क्या है, काफी ज्यादा है। हाँ, आपको करना था बिजनेस टेलीकॉम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में, और संजोग से मार्केट बहुत गिरा हुआ है। उसका इंट्रिंसिक वैल्यू काफी अच्छा है, लेकिन जो है वो मार्केट प्राइस क्या है, काफी कम है। आपको अच्छा मौका नहीं मिला, ये कारण होता है टेक ओवर का। हाँ, ये वजह जरूर है कि आप थोड़े जल्दी में है, ये एड ऑन कर रहा है उस बात को कि आप थोड़े जल्दी में अपना बिजनेस एम्पायर क्या करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। पैसे दोनों में ही लगेंगे। आप जो है वो जितने भी चीज को एस्टैब्लिश करेंगे, सब में पैसा लगेगा, नहीं लगेगा। फैक्ट्री बनाइएगा, ऑफिस बनाइएगा, इक्विपमेंट लाइएगा, बॉस पैसे तो यहां भी लगेंगे, क्योंकि उतना कंट्रोल लेने के लिए उतने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे शेयर्स मार्केट में का, दोनों ही केस में। लेकिन यहां जो है ये चीज बहुत क्या मिल रहा है, हमें सस्ता मिल रहा है, ये वजह है। तो रियल वैल्यू ज्यादा, मार्केट प्राइस क्या है, कम, ये सबसे बड़ा वजह है। जितना इसका डिफरेंस ज्यादा होगा, खतरा उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कंपनी को मैनेज करना पड़ता है अपने मार्केट प्राइस को। आप जो देखते हैं कि मार्केट प्राइस कम होता है तो कंपनी हाई तबाह मचाने लगती है। अब मार्केट प्राइस से कंपनी को क्या लेना देना, जरा सोच करके देखिए तो। कंपनी ने जब शेयर इशू किया होगा उस दिन पैसा आया होगा, या आज मार्केट प्राइस कम ज्यादा होने से उसके पैसे में कोई अंतर आ रहा है। कंपनी ने जिस दिन 26,000 करोड़ का इशू लाया कोल इंडिया लिमिटेड, उनके पास तो पैसे उसी दिन आ गए, उनका प्रोजेक्ट तो मस्त शुरू हो गया। अब उस शेयर का प्राइस 1 रुपया हो या 1,000 रुपया हो, उससे उनको जो पैसा आया वो कम ज्यादा थोड़ा ना होने वाला है। तो फिर व्हाई दे आर सो वरीड अबाउट द प्राइसेस ऑफ शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, ये वजह है। जितना हाई प्राइस रहेगा, चांसेस उतने क्या रहेंगे टेक ओवर के, कम रहेंगे। जितना कम होगा उतना ही खतरा क्या होता जाता है। और मैं आपको बताऊंगा, लॉ ने ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है कि आप चाह करके कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं टेक ओवर करना चाहूं, बस मेरे पास पैसे होने चाहिए। देखेंगे डिफेंस और बाकी चीज। तो वजह क्लियर, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है, पहला वजह। दूसरा, एक्वायरर अपने बिजनेस को जल्दी बड़ा करना चाहता है और वो थोड़ी क्या है, जल्दबाजी में है। ये दो मेजर वजह है, जिसमें से मैं बोलूं तो 99.99% केसेस में जो वजह होता है वो क्या होता है, और यही वजह बाकी वजह के लिए कई एक बहाना बन जाता है। डाइवर्सिफाई करना है, सिनर्जी इफेक्ट आना है, तो दिस इफेक्ट दैट इफेक्ट। अरे भैया, कोई इफेक्ट आप नहीं देखिएगा जब तक ये चीज कम में ना मिले। इफेक्ट तो होगा। एक चीज मुझे बताइए, अभी जितना प्राइस है उससे डबल प्राइस पे लीजिएगा शेयर्स और तब टेक ओवर कीजिएगा तो सिनर्जी इफेक्ट नहीं आएगा। सिनर्जी इफेक्ट का मतलब प्राइस से क्या, सिनर्जी इफेक्ट का तो मतलब होता है आप अकेले काम करते थे, अब एक और कंपनी आपके पास है, तो उन दोनों जो एक साथ मिलकर के करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। ये कहां लिखा हुआ है कि इनके शेयर्स का प्राइस इतना रहेगा, उसका उतना रहेगा, तो सिनर्जी इफेक्ट आएगा। सिनर्जी इफेक्ट तो हुआ कि बस दो चीज क्या हो रहा है, मिलकर के काम कर रहा है।
तो वो भी एक रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या है? और आपको मैं अगर सही बताऊं तो इस इंट्रिंसिक वैल्यू का कहानी, एक बड़ा शानदार सा कहानी सुनेंगे? जबरदस्ती सुनेंगे या सही में सुनेंगे? ये 2002 की बात है। मेरा ग्रेजुएशन होने ही वाला था, हुआ नहीं था। अंदाज लगाइए मैं कितना बूढ़ा व्यक्ति। तो ग्रेजुएशन जो है मेरा होने वाला था। कुछ उस समय शायद गायब होंगे आप लोगों में से, या सब होंगे भी तो अता पता नहीं कितना कितना होंगे, टिन्नी मुन्नी जैसा। तो उस समय ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया नहीं था, एग्जाम दे दिया था। जो भी इंटरव्यूज वगैरह होते थे मैं देता था, मजा आता था मुझे इंटरव्यू देने में, क्योंकि होने के बाद चीज छोड़ने में मुझे बड़ा फैशन है, बड़ा क्रेज है मेरा। हाँ, ना हो तो सुसाइड कर लूं, लेकिन मौका नहीं मिला अभी तक ऐसा। लेकिन होने के बाद अपनी मर्जी से छोड़ दूं तो बड़ा सुकून मिलता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं पूरा दम लगा के पढ़िए कि उस समय आपके पास चॉइस रहे। और इंटरव्यू में जाए तो अगर बोला जाए कि व्हाई यू आर लिविंग दिस जॉब, बिकॉज आई एम गेटिंग द बेटर वन, आई हैव ऑलरेडी गॉट द बेटर वन। गुड, लेकिन हम्बल होकर के, बड़े प्यार से, एरोगेंसी नहीं आना चाहिए। तो 2002 में जी कैपिटल का इंटरव्यू था। मैंने भी दिया, मेरे फ्रेंड ने भी दिया, दोनों ने दिया, दोनों का हो गया। उसने ज्वाइन कर लिया। कॉल सेंटर का था, बीपीओ का था बेसिकली। उस समय 2002 में नया नया बीपीओ आया था। 7,000 रुपीज उस समय मिल रहे थे। 2002 की बात है, 7,000 रुपीज मिल रहे थे। मैंने नहीं ज्वाइन किया, दिया, ज्वाइन नहीं किया। घर में बस रीजनेबल लोगों को ही बस बताया कि हुआ है, नहीं तो मार पिटाई लग जाती। उसने ज्वाइन कर लिया। अब सुनिए हुआ क्या। उस समय मुझे जो है 600 समथिंग रुपीज, 625 के अराउंड मुझे पर मंथ का मिलता था रहने के लिए। ये मेरा एक्सपेंस था, 600 से 650 रुपए। इसमें रेंट, खाना, सब कुछ शामिल था। जैसे अभी आप लोग पीजी में नहीं रहते हैं तो 10,000 रुपए वगैरह लगते हैं, तो वैसे ही। तो सोचिए ना कितनी पुरानी बात है। मुझे याद है 275 रुपीज किराया लगता था, 275 रुपए जो मैं रहता था। तो शेयरिंग में रहता था तो कम लगते थे। गरीब लोग ऐसे ही रहते हैं, बड़े लोग अलग अलग सेपरेट सेपरेट रूम लेकर के रहते हैं। तो शेयरिंग में जो है वो रह जाते थे। और खाना जो है वो खुद बनाते थे। छोटा वाला गैस का चूल्हा होता था, उस पर 2-3 लोग मिल करके बनाते थे, तो वो भी सस्ता हो जाता था। यानी कि 600-650 में काम हो जाते थे। जब हम लोग घर जाते थे तो भूखों की तरह सबके तरफ देखते रहते थे कि किनसे कौन सा पैसा मिल जाएगा। चाचा आए हैं तो भुक्खड़ की तरफ पीछे पीछे घूम रहे हैं कि कहीं बाजार गए और कहीं किसी चीज में कुछ मिल गया। कभी कभी जाते थे तो ऐसे ही कुछ बच गया तो रखो 50 रुपए तुम ही रख लो, बहुत था, रख लिया। सोचा कि ऐसे ही कुछ हो जाएंगे तो एक जींस हो जाएगा, तो एक जींस एक टी शर्ट के लिए उसको देखें, ऐसे करते रहते थे। निशांत आए तो मम्मी के लिए कुछ लेके आ रहा है, पापा के लिए लेके आ रहा है। मतलब समझिए ये कि उसका होना मेरे लिए काल हो गया। इतना लोग सुनाते थे, पूरे मोहल्ले का वो हीरो था। और आप समझ ही सकते, मोहल्ले में सब तरफ उसी का जयकारा लग रहा था जैसे कि जो है वो कौन आ गया, बाहुबली ही है हर तरफ। और आप समझ ही रहे, हर तरफ उसका क्रेज था। वो और दुखी करता था मोहल्ले में, जो एक तो वैसे ही शकल सूरत ऐसे कि कोई ना पूछे। गलती से कोई जो पूछने वाला था वो भी किस तरफ शिफ्ट कर गया, क्योंकि निशांत के पास अब क्या है, 7,000 रुपए हर महीने का। अब देखिए, उस समय मैं सीएस के लिए भी सोच लिया था कि मुझे सीएस करना है। ये भी मैंने सोचा था कि मुझे चार्टर्ड लंदन से करना है, एमबीए भी करना है। ये सब प्लानिंग थी मेरी। अगर उस समय देखा जाता तो मार्केट वैल्यू किसका ज्यादा, मेरा या निशांत का? मार्केट वैल्यू निशांत का, जबरदस्त मार्केट वैल्यू। मैं तो निगेटिव में था। मैं तो कर्ज पापा से मतलब लेके ही तो पढ़ रहा हूं ना, खुद के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट, तो मार्केट वैल्यू क्या, कुछ भी नहीं। और उसका जबरदस्त मार्केट वैल्यू। लेकिन मेरा उसी समय सारा प्लान तय था कि ये चीज करना है। अगर उन चीजों को वेट दिया जाता, उनके अकॉर्डिंग क्या निकलता, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरे आज के अकॉर्डिंग के इनकम निकलते, घंटे मिनट के हिसाब से मुझे भी मिल रहे हैं आज, उससे भी मिल रही सैलरी, वो भी काफी अच्छे जगह पे है। मतलब ये है कि अगर उस समय कोई लड़की वाले होते, लड़की वाले के पापा होते, तो वो अगर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जाते तो किनको पसंद करते, 7,000 रुपए निशांत के पास। लेकिन अगर उनको जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना आता
तो किन्हें पसंद करते हैं? लेकिन कमबख्त किसी लड़की वाले को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना उस समय नहीं आता था, तो सबकी पसंद किस तरफ जा रही थी? लेकिन रियल में तो वैल्यू ये है, तो कंपनी का जब मार्केट वैल्यू क्या रहे, कम रहे, क्योंकि उस समय में सस्ते में मिल जाता। सस्ते में मिलने का मतलब मेरी कोई डिमांड नहीं होती। निशांत बोलता मुझे कार चाहिए, तो शादी फलाने जगह होना चाहिए, मैं बोलता मंदिर में भी करा दो चलेगा। तो ये बेसिकली जो है वो किसके अकॉर्डिंग है? अपने मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा रीजन क्लियर है। अब इसको डन कीजिए, तब आते हैं बाकी रीजन पे, जो रीजन सिर्फ और सिर्फ जो है वो कहिए इन्हीं को सपोर्ट करता हुआ है। डन कीजिए, लिखिए पहले इसको, फिर बात करते हैं। बस लिखते लिखते थोड़ा सुनते रहिएगा। चीजों को जब भी आप समझ रहे हैं या उसको जब भी एनालाइज कर रहे हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इससे कोई क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो उस लेवल तक जाकर के चीजों को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि भाई इससे क्या आ सकता है, इससे जो है वो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है। तो हमेशा एक फ्रेम जरूर चलाइएगा कि इससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मतलब हमेशा माइंड इस तरह से चलना चाहिए, जैसे मैंने कुछ भी बोला तो आपको लगना चाहिए कि आखिर ये जो डिस्कशन सर कर रहे हैं, क्या ये किसी क्वेश्चन को अराइज कर रहा है डायरेक्टली, या किसी क्वेश्चन में जो है वो सबऑर्डिनेट की तरह काम करेगा। मतलब कहां इसका यूज हो सकता है, ये हमेशा ध्यान। अगर इस लेवल से आप चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, शुरू से ही हर एक पॉइंट से। डन, बढ़े आगे। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए मैंने कहा कि जो सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, जरूरी है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान रखा जाता है, जिस वजह से हमारा क्या होता है, टेक ओवर होता है। अब इसके बाद और कुछ पॉइंट्स पे आते हैं, और अब जिस पॉइंट्स पे आते हैं वो पॉइंट्स आपके एग्जाम पर्पस से है, और वो इन्हीं में से चीजों से निकल करके आया है। ठीक है, चलिए भाई स्क्रीन पे लीजिए मुझे। अब देखिए कि ये है रीजन फॉर टेक ओवर। यही तो हम यहां भी देख रहे थे, रीजन फॉर टेक ओवर। तो ये जो रीजन फॉर टेक ओवर थे, जिसमें हमने इसको लिया और किसको लिया, ये दोनों तो एक ही तरह की चीज बन गए। अब उसके बाद ये कंटिन्यू है आपका, जिसमें कह रहे हैं इंप्रूव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब मुझे बताइए ये क्या पॉइंट हुआ? ये तो बिल्कुल यही कह रहा है ना कि अगर एक कंपनी ने जब किसी दूसरे कंपनी को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया, तो क्या होगा? ये तो डिपेंड करता है अगर एक जैसा चीज बना रहा हो तो। अगर मान लीजिए एमआरएफ कंपनी टायर बनाती है और आपका जो है वो जेके टायर भी क्या बनाती है, टायर बनाती है, तो अगर वो जो है वो एक दूसरे को एक्वायर कर लेगा, यानी एमआरएफ ने जेके टायर को कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उनके लिए जो इकोनॉमी ऑफ स्केल, ज्यादा चीजों को जब आप बना करके बेचते हैं तो वो हमेशा क्या पड़ जाता है, सस्ता पड़ जाता है, नहीं पड़ता है अगर ज्यादा क्वांटिटी बनाते हैं। मार्केट लीडरशिप, पहले आप अकेले, अब आपने एक और कंपनी को अपने में मिला लिया, तो क्या मार्केट लीडरशिप जैसा चीज जो है वो बड़ा नहीं हो जाएगा? यानी कि आप ज्यादा बड़े मार्केट को कैप्चर कर लिए। एक्वायरिंग अ न्यू प्रोडक्ट और अ ब्रांड नेम, कह रहे हैं और क्या रीजन है, हम एक ब्रांड नेम को क्या करना चाहते हैं,
एक्वायर करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है ब्रांड नेम से क्या मिलता है आपको, वैसे ही कंपटीशन में एज मिल जाता है। डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो, शायद आप पेन बनाते थे, आपने जो है किया क्या, क्लासमेट जैसे ब्रांड को एक्वायर कर लिया जो कि मान लीजिए कॉपी बनाती है, वैसे ये आईटीसी का ब्रांड है, तो आपने जो है वो आईटीसी के उस सेगमेंट को टेक ओवर कर लिया आईटीसी को। तो आप अपने पोर्टफोलियो को क्या करना चाह रहे थे, डाइवर्सिफाई। या आपने जो है किसी रेस्टोरेंट चेन वाले को जो है वो एक्वायर कर लिया, तब भी आपने बिजनेस को क्या कर लिया, डाइवर्सिफाई। एक से ज्यादा हिस्सों में चीजों को बांटना ही क्या कहलाता है हमारा, डाइवर्सिफाई। स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन, स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन में देखिएगा आगे जब मैं टाइप्स आपको बतलाऊंगा कि टाइप्स ऑफ टेक ओवर, कितने टाइप का टेक ओवर होता है, तो वहां पे देखिएगा इस इंटीग्रेशन वर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। और स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है कि हम अपने जो है वो कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं या हम अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा ही बोलूंगा क्योंकि ये आगे डिस्कस करना है बहुत डिटेल में। मतलब हुआ कि मान लीजिए कि एक कंपनी ले लिया मैंने, मारुति कार बनाती है, एमआरएफ कंपनी टायर बनाती है। अगर जो है मारुति एमआरएफ नाम के कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो ये कहलाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि जो टायर है वो मारुति कंपनी के कार के लिए क्या है, इनपुट। तो जब आप इनपुट बनाने वाले कंपनी को एक्वायर करते हैं तो क्या हो गया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लेकिन मारुति कंपनी जो कार बनाती है वो अलग अलग सप्लायर के जरिए बेचा जाता है, जैसे कार्लो, साया, ये सब चेन है जिनका काम ही है शोरूम। ये मारुति का जो है वो कारी अपने पास रखते हैं, ये कंपनी इसी चीज के लिए बनी है और उसे क्या करते हैं, बेचते हैं, इनका शोरूम का चेन है। अब अगर मान लीजिए मारुति कंपनी ने इस कार्लो या साया जैसे कंपनी को एक्वायर कर ली तो इसका मतलब है ये कहलाया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और स्ट्रैटेजी का मतलब ही होता है कि बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं, ना कि उसे एक्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि बेच देंगे। ये हुआ स्ट्रैटेजी। याद है आपको स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, रुकिए जरा, रुकिए, मैंने जो है ये वर्ड यूज किया था स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, और वो जो है वो किस वर्ड को समझाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था ये आपको बताना है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये मैंने आपको EBCL या ECL, ओल्ड कोर्स हो या न्यू कोर्स हो, इसमें मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट वर्ड का यूज किया था। इन्वेस्टमेंट भी और उससे पहले क्या लगा हुआ है, स्ट्रैटेजिक, और उसको अगर समझ लिया तो ये ऑटोमेटिकली समझ लेंगे। आपका समय शुरू होता है अब सोचने के लिए, आपके पास समय 30 सेकेंड। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, जिनको याद आ जाए हाथ उठा लीजिएगा। एक को याद आया, पक्का याद आया है? 2 याद आया है या वो ठीक कर रहे हैं? आया? 3, हाँ जी, क्योंकि लगभग सबको मैंने ही पढ़ाया है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, तो मेरे लिए भी डूब मरने वाली बात है। हाँ जी, तीनों ग्रुप, लटक जाऊंगा पैर में, एक ना देने दूंगा मैं। चलिए पहले मौका आपको दे देते हैं। हाँ, गलती से बता दिया, लेकिन गलती से बिल्कुल सही बताया। एफडीआई के बारे में हमने पढ़ा था कि एफडीआई और एफआईआई का जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एफडीआई का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। एफडीआई इज आल्सो मेकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन इंडिया। FII are also making investment from outside India in India. The only difference is that FDI is making investment for doing business, but FII is making investment only for portfolio investment. कंपनी के शेयर, दोनों कंपनी के शेयर ही लेते थे, एक इसीलिए लेता था कि शेयर के दाम बढ़ेंगे तो बेच देंगे, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक इसीलिए क्योंकि कंपनी चलाएंगे तो शेयर्स तो चाहिए ही, ताकि कल को कंपनी का जो प्रॉफिट होगा तो उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो बिजनेस के लिए। तो यही कह रहे हैं स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन। सिनर्जीज सिंपल है, सिनर्जीज का मतलब कि पहले
अगर एक कंपनी अकेले काम करती थी, दूसरी कंपनी अकेले, टेक ओवर के बाद जब ये दोनों मिल गए तो अब ये दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा बड़े कंपनी के लायक काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये जितना काम करते और मैं जितना काम करता हूं, हम दोनों के मिलने के बाद उतना ही काम हम कर रहे हैं तो कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं आया। लेकिन अकेले अकेले जो हम जितना काम करते थे उससे थोड़ा भी ज्यादा अगर काम हम कर पा रहे हैं साथ मिलकर के, तो इसी को क्या कहते हैं? सिनर्जी इफेक्ट। एक कंपनी बी कंपनी, एक कंपनी प्रॉफिट 1 लाख का ले पाता था, बी कंपनी जो है वो 2 लाख का, दोनों के मिलने के बाद प्रॉफिट 3 लाख का हो गया तो कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन 3 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हो तो कहा जाएगा कि ये जो एक्स्ट्रा है, अगर 3.5 लाख रुपए आ गए, 3,50,000 आ गया तो कहा जाएगा ये जो एक्स्ट्रा 50,000 है ये किस इफेक्ट के कारण? सिनर्जी इफेक्ट। क्योंकि हमने ना प्लांट बढ़ाया ना मशीनरी बढ़ाया, कुछ नहीं किया, सेम चीजें बस साथ काम करने लगे। अब एग्जाम में जब आपको लिखना रहेगा तो कहां से रीजन शुरू कीजिएगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा, तब यहां आइएगा। और मैंने 2 पार्ट में इसीलिए बांटा है क्योंकि ये प्रैक्टिकल रीजन है जो आपके सामने है, और ये जो आप कर रहे हैं ये पॉइंट्स बढ़ाना है, लेकिन ये हमें एग्जाम में पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये नहीं कि लिख के आएंगे कि नहीं सर ने बोला था ये सब ऐसे ही है तो हम ऐसे ऐसे पॉइंट नहीं लिखते हैं। ये पॉइंट भी आपको क्या करने रहेंगे? लिखने रहेंगे। लिख लिया? डन है? कीजिए जिनका डन नहीं है। तो हमने टेक ओवर का क्या जाना है? लिखते रहेंगे जिन लोगों ने नहीं लिखा है। हमने जाना है क्या? टेक ओवर का मतलब, टेक ओवर होता क्या है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा कि टेक ओवर इवॉल्व कैसे हुआ, मतलब टेक ओवर को लेकर के रूल रेगुलेशन जो हमने बनाया कैसे इवॉल्व हुआ है, ये जान लिया। इसके बाद हमने देखा कि टेक ओवर जो हम करते हैं तो आखिर क्यों करते हैं, आखिर टेक ओवर एप्लीकेबल किसके ऊपर है। तो हमने देखा कि जब हमला किया जाएगा वो कंपनी क्या होनी चाहिए? लिस्टेड एंटिटी होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता करने वाला कौन है हमला। फिर हमने देखा कि टेक ओवर आखिर करते क्यों है, क्या वजह है। हमने उसमें मेन वजह देखा कि कंपनी के शेयर्स मार्केट में बहुत सस्ते मिले, जबकि कंपनी की रियल कीमत क्या है? बहुत ज्यादा है। कंपनी को जो एक्वायर कर रहा है वो बहुत जल्दी में और चाहता है कि बना बनाया ब्रांड नेम, बना बनाया चीज फटाक से क्या हो जाए? मिल जाए। और बाकी सारे ये इफेक्ट है ही। चलिए, डन है? बढ़े आगे? आइए, अब दौर शुरू होगा हमारा डेफिनेशन का। देखिए, आप याद कीजिए क्या क्या हमने कहा था पढ़ेंगे। पहले कहा था पढ़ेंगे मतलब, पढ़ लिया। फिर इवॉल्व कैसे हुआ, पढ़ लिया। कहां एप्लीकेबल है, पढ़ लिया। क्या वजह है, ये जान लिया। अब हमें प्रोविजन पढ़ने हैं टेक ओवर के, कि टेक ओवर में जो है वो क्या क्या प्रोविजन क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। लेकिन इन प्रोविजन से पहले मैंने कहा था हर रेगुलेशन में, हर एक्ट में कुछ डेफिनेशन दिया हुआ रहता है। ये 3, ये लिखेंगे नहीं अभी आप, क्योंकि लिखना आपको अलग है, अगला स्लाइड में आएगा। टारगेट कंपनी अलग आएगा, एक्वायरर अलग स्लाइड आएगा, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट अलग आएगा। पहले आप जान लीजिए कि बड़े सारे इसमें जो है वो डेफिनेशन है जो आपको करने हैं, लेकिन उनमें ये 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी ये 3 जो है वो कहिए तो मेन चीज है जिसके अलोंग सारा कहानी घूमेगा। मैंने पहले बोला ये आपके लिखने का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपके लिए डिटेल में टारगेट कंपनी भी लिखूंगा, सब दिखलाऊंगा, एग्जाम्पल भी रहेगा सामने। ये 3 नाम, एक नाम है टारगेट कंपनी, एक नाम है एक्वायरर, और एक नाम है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। ये 3 नाम है। अभी आप यहां मत देखिए, मेरे जो है वो बदसूरत से थोबड़े की तरफ बस देखते रहिए, उधर छोड़ दीजिए और ध्यान से समझिए बातों को, क्योंकि मैंने बोला लिखने के लिए आपके सामने इस तरीके से डेफिनेशन आएगा जहां आप चीजों को लिखेंगे अलग अलग। पहले पूरा समझिए ये 3 है क्या। कहा कि ये 3 लोग जरूर होंगे, 3 जो है वो किरदार जरूर होंगे, 3 एक्टर कहिए या 3 जो है वो आर्टिस्ट जरूर होंगे इस टेक ओवर की लड़ाई में। एक का नाम है टारगेट कंपनी, जिसपे क्या किया जाएगा? हमला किया जाएगा। और वो कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन और लिस्टेड कंपनी। बस अभी इतना ही आसान शब्दों में कहा। उसके अलावा कहा उसके अलावा एक होगा जो उस पे हमला करेगा। कहा हमला करेगा मतलब जो उसको क्या करना चाहेगा? टेक ओवर करना चाहेगा। तो कहा वो कहलाएगा एक्वायरर। किस नाम से वो जाना जाएगा? एक्वायरर। जो किसी भी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करेगा तभी तो ले पाएगा, इसीलिए उसको क्या नाम दिया? एक्वायरर। तो टारगेट कंपनी हुआ जिसपे हमला हुआ, एंड द टारगेट कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी एंड व्हाट? लिस्टेड एंटिटी।
कहा गया कि जो एक्वायरर होंगे, कहीं डिफाइन नहीं है एक्वायरर कौन होंगे। हाँ, अलग अलग एक्वायरर के होने पे जो रूल लगेंगे वो अलग जानेंगे, लेकिन कहा गया कि एक्वायरर कोई भी हो सकता है। एक इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इवन लिस्टेड कंपनी भी हो सकता है। कहा ठीक है, ये दो जान लिए। कहा तीसरा भी एक है। कहा वो तीसरा क्या है? कहा एक तो हुआ जिसपे हमला होगा, एक वो हुआ जो हमला करेगा, और एक वो है जो हमला करने वालों का साथ देगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, हमला करने वाले का क्या देगा? साथ देगा। आप कहिएगा क्या सर सही में हमला कर रहे हैं? ये हमला आप बहुत दिन से कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव से हर बार हमला ही करते थे। तो देखिए ना, हमला दुनिया ही कर रहा है, इसलिए मैं भी करता हूँ। नहीं कर पाऊंगा इसलिए बोल देता हूँ हमला, कि कम से कम मन की भड़ास निकले कि हर दिन मैंने हमला कर दिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सही में हमला जैसा ही सिचुएशन है। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न नाम दिया उसका, जो किसकी मदद करेगा? एकदम ध्यान से समझिएगा, ये मदद कैसे करेगा? अगर सही में हमला हो रहा है तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हुआ। स्कूल कॉलेज वगैरह में कभी हुआ है आप लोगों का झगड़ा? हुआ है? हम लोग जहां पढ़ते थे ना, वहां कुछ ज्यादा ही हो जाता था। तो मैंने बताया था कि बहुत समय तक, बहुत दिल्ली बाद में आया था, बिहार में पढ़ा था। यहाँ पे हमला दूसरे तरीके से होता है। यहाँ हमला होता है, तूने ये क्यों किया? हाँ तो मैंने कर लिया, तो तू क्या करेगा? दिखाऊं तुझे मैं क्या करूंगा? हाँ दिखाना जरा। नहीं पहले ऐसा कर, पहले तू ही दिखा तू क्या करेगा। तो नहीं, तू तो भी बोल रहा था दिखा, पहले तू दिखा तू क्या करेगा। नहीं फिर तो तूने बोला ना कि तू भी कुछ करेगा, तो तू ही पहले दिखा क्या करेगा। ये आधे घंटे तक तू क्या करेगा ये दिखा, तू क्या करेगा ये, ऐसे करके होते। वो हमारे तरफ गलती से ऐसा नहीं होता है। तो ये बोला ना ये नहीं करना, तो कर लिया तो क्या? तो धम 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 धड़ाक, बस। और अगर कुछ और साथ में तो ये ले ढन ढन। तो हमला थोड़ा ज्यादा अच्छा से होता था। अब मान लीजिए ऐसे ही में दो लोगों के बीच झगड़ा, इनके और इनके बीच में। ऐसे तो बड़ा दोस्ताना है दोनों में, लेकिन इन दोनों में झगड़ा हुआ। अब झगड़ा हुआ तो, लेकिन मान लीजिए सही में दोस्त नहीं है, इन दोनों में झगड़ा हुआ, तो हमारे चेक को जो है वो ब्लू ने धो डाला। क्यों धो डाला वो सुनिए। क्योंकि उस समय इनके पास 4-5 दोस्त थे, तो इन्होंने उसे बोला, भाई तू वहां क्यों बैठा था? तो क्यों बैठ गया? तो क्या तुझे पता नहीं उसके बगल में मैं बैठता हूँ? तेरी क्या जागीर है जो तू यहाँ बैठेगा? मैं बैठ गया तो हो गया शुरू। ये कॉमन होता था कॉलेजों में। धो दिया क्योंकि ये 4 थे। वो उधर से रोते रोते आए, और रोते रोते आए तो गए उनके पास। ओ भाई क्या हुआ, तेरा मुंह ऐसा क्यों? अरे तेरे भाई को मार डाला। भाई तेरे भाई को मारा, बहुत मारा। अब जैसे ही उनके पास गए, अब सही बताइए झगड़ा इन दोनों में हुआ। अब जब उनके पास गए तो ये बोल रहे कि अच्छा अभी बताते हैं उन लोगों को। अब इन्होंने और 4-5 लोगों को इकट्ठा किया। तो मुझे एक चीज बताइए, लड़ाई किनके किनके बीच में? ब्लू और चेक के बीच में। और ये जो 4-5 लोग बारात में गए हैं, ये क्या करने गए हैं? मदद ही करने तो गए हैं कि तू मारना ब्लू को, मैं रहूंगा। तभी तो एक एक में मार होगा, तब तो दोनों को लगेगा ना। तो तू मारियो, मैं रहूंगा। ये है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। अब आप कहिएगा सर रियल हमले में तो हमें समझ में आ गया कि वो कैसे मदद करेगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या अगर कंपनी का टेक ओवर हो रहा है और हम कह रहे हैं कि एक्वायरर की मदद करने वाला कहलाएगा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, तो वो मदद कैसे करेगा? शेयर से एक्वायर करके। तो शेयर से एक्वायर करेगा तो शेयर अपने नाम से खरीदेगा या एक्वायरर के नाम से? नो, एक्वायरर के नाम से खरीदेगा तो एक्वायरर का शेयर होगा। सोच करके देखिए, आपने कहा कि सर आप शेयर्स खरीदो, तो शेयर्स खरीदा तो मेंबर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका नाम फूल पत्ती, तो कि मेरा ही नाम रहेगा कि आपका नाम आ जाएगा? किसका नाम रहेगा? मेरा नाम रहेगा। तो अगर मैंने खरीदा है तो किसका नाम रहेगा? मेरा नाम रहेगा। हाँ, अब मैं आपके बदले में खरीद रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? टेक ओवर होता कैसे ये बताइए? जिसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर। और वोटिंग पावर का क्या मतलब है कि जब कोई रेजोल्यूशन पास होगा तो वो जो चाहेंगे वो होगा। तो एक्वायरर जो है उन्होंने खरीदा, कंपनी के 1000 शेयर्स थे, प्रमोटर के पास 200 शेयर था, इन्होंने 50 शेयर खरीदा। लेकिन पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट को बोला कि आप शेयर खरीदो, और ये कहता है ठीक है, आप जिस तरफ बोलोगे हम उस तरफ हाँ बोलेंगे। इसने भी 30 शेयर खरीदा, मान लेते थोड़ी देर के लिए। अब अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो एक्वायरर के पास कितने वोट? 50।
और ये 30 वोट उसके पास है या नहीं, शेयर्स नहीं है लेकिन ये वोट है। कैसे ये वोट है? क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई तू जहां बोलेगा मैं वहां चल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि इसके फेवर में कितने हो गए? बिल्कुल वैसे ही हर आदमी जीतता तो एक एक सीट है। अभी देख लीजिए आप गोवा में और कर्नाटका में जो हो रहा है। अब इसमें होता क्या है, लोग जो है वो पहले से लेकिन लिखवा करके लेते हैं कि भाई इतने जो हैं विधायक या इतने सांसद हमारे साथ आने को क्या हैं, तैयार हैं। और तब जाते और गवर्नर को कहते कि हम सरकार बनाने की स्थिति में, सर बोलती कि आपके पार्टी को तो सिर्फ जो है वो 200 सीट है, इसमें तो 242 चाहिए। तो आप कहते हैं ये देखो 44 और 44 और जो एमएलए एमपी जो भी सिचुएशन रहे उनका मेरे पास ये समर्थन है, ये देखो लेटर। तो वो देखेंगे हाँ उन्होंने तो लिख के दिया है कि मैं इनका साथ देने को क्या हूं, तैयार हूं। लेकिन देखिए वो लिख के देना पड़ा, सिर्फ मुंह से कह दिया कि नहीं नहीं मैं हूं ना आपके साथ, नहीं। गवर्नर इस बात को नहीं मानते, वो बोलेंगे फिर तो तमाशा हो जाएगा, फिर ना आपका होगा ना उसका होगा, हर बार हम फ्लोर टेस्ट कराएंगे और हर बार फ्लोर टेस्ट फेल होगा। तो हमें आश्वासन चाहिए। तो बिल्कुल यही है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, लेकिन ये लिख करके देता है। करेंगे बात आगे, क्योंकि चाहे एक्वायरर शेयर्स को ले चाहे कौन ले, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न दोनों के लिए रूल एक ही लगेगा। माना जाएगा कि कौन ले रहा है, एक्वायरर। अगर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न लिया उसके कारण जो है वो शेयर्स बढ़ गए, तो जो फॉर्मेलिटी है वो एक्वायरर को करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कि पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, एक्वायरर। लेकिन दोनों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होता है। और ये लॉ में बना हुआ है कि हाँ मैं, देखिए ना विधायक और सांसद आते नहीं एक दूसरे के साथ, कहते हैं कि मैं तैयार हूं इनके साथ क्या करने के लिए, जाने के लिए। मैंने उस पार्टी से रेजिग्नेशन दिया, मैं आपके साथ मिलने को तैयार हूं, ये लो लिखित रूप से मैं मिलने को तैयार हूं। उधर भी लिखित रूप से रेजिग्नेशन दिया, इधर भी जो क्या किया, राइटिंग में आपको समर्थन दिया। यही है हमारे पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। वो कहते हैं कि एक्वायर का मतलब तो कंट्रोल ही है। आप लो, आपने ले लिया, लेते लेते मान लीजिए 150, इधर इसने ले लिया 70, हो तो गया टेक ओवर। क्योंकि अब इसके 200 वोट से काम चलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोगों के पास आ गए। 150 प्लस 70 यानी कि 220। तो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट वो है जो क्या करता है, जो सपोर्ट करता है और जो एक्वायरर को सपोर्ट करता है क्या करने में, टेक ओवर करने में। एकदम दिमाग में ये बात याद रखिएगा। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट ने भी अगर एक शेयर लिया तो माना जाएगा किसने लिया, और अगर उस एक शेयर लेने के कारण कोई कंप्लायंस आ रहा है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्वायरर टू फुलफिल दैट। क्योंकि आप दोनों के बीच में रिटेन एग्रीमेंट है, सिर्फ मुंह की बात नहीं है। और सेबी के पास और ये अथॉरिटी के पास ऑलरेडी भेजना पड़ता है, तब आपको दर्जा मिलता है किसका, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। अलायंस कोई कब कहलाता है, जब लिखित रूप से उसके बीच में अलायंस हुआ हो कि भाई, जैसे है ना बीजेपी के भी अलायंस है, तो वो जो है आपके इलेक्शन से पहले ही अलायंस का जो है वो फाइल कर देते हैं। अगर वहां से बीजेपी है तो उनकी अलायंस खड़ी नहीं होगी, अलायंस खड़े हैं तो बीजेपी ने। वैसे ही कांग्रेस के जो अलायंस है, तो ये है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। क्लियर है? और कैसे मदद करते हैं, सपोर्ट वोट का, क्योंकि उसी से शेयर्स, उसी से आपका क्या होता है, कंपनी कंट्रोल होता है, उसी से टेक ओवर होता है। अब बड़े सारे डेफिनेशन हमें करने, एक एक करके शुरू करते हैं। ये 3 इसलिए मैंने बताया क्योंकि मेन जिस्ट, मेन कहानी इसी पे चलती है। तो लीजिए, ये है आपका डेफिनेशन, जिसमें ये नीचे वाला पोर्शन सिर्फ समझाने के लिए है। रिलायंस और नेटवर्क 18, ये लाइव और रियल एग्जांपल है। नेटवर्क 18 टेक ओवर बाय व्हाट, रिलायंस। अब मुझे बताइए टारगेट कंपनी कौन है, कौन है? हाँ जी, क्योंकि नेटवर्क 18 पे क्या किया गया है, हमला हुआ, तो इसीलिए ये हो गया आपका टारगेट कंपनी। ये देखिए यहां दिख भी जाएगा, ये है टारगेट कंपनी। अब इसको डन कीजिए, इस पोर्शन को।
ये दो वर्ड लिखा है इंटेंडेड टू बी एक्वायर्ड, सही लिखा है या नहीं? क्योंकि मैंने पहले बोला इंटेंशन का हमें तो पता नहीं है ना, तो या तो ऑलरेडी कर लिया या इंटेंशन क्या है आपका, एक्वायर करने का है, जो भी रहे। तो जिस भी कंपनी के आप शेयर्स ले रहे हैं या आगे जो है वो उसको एक्वायर करने का इरादा रखते हैं, बशर्ते वो कंपनी क्या होनी चाहिए, लिस्टेड और इंडियन कंपनी। अगर इसी में कहें एक्वायरर कौन है तो क्या होगा, रिलायंस। ये क्लियर है, ये कर लिया। अब देखिए सेम चीज है, बस अंतर इस बार कौन है, देखिए कौन सा रेड होने जा रहा है, रिलायंस। क्या हो गया, ये एक्वायरर है। और ये सारे चीज आपको बताऊंगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से। लेकिन याद रखिए हमने जो नॉर्मल डिस्कशन किया था, मैंने कहा था इसमें तीनों वर्ड आते हैं, चाहे वोट, चाहे कंट्रोल, चाहे शेयर्स, तीन में से कोई भी चीज लिया तो तीनों ही इसमें आते हैं। डन कीजिए इसको भी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत डिटेल में आगे देखेंगे। और यहां वर्ड देखते रहिएगा, इसीलिए बोला क्योंकि यहां पे देखिए वर्ड आ गया विथ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। तो देखिए ये किसके डेफिनेशन में आ गया, मैंने पहले ही कहा था कि पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट जो भी करेगा माना जाएगा वो कौन कर रहा है, एक्वायरर। एक्वायरर को वो सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे, जो वो खुद लेने पे करता वही करना पड़ेगा। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न जब कोई शेयर लेता है तो भी। डन। अब मेजर में एक कौन बचा, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न जो भी करेगा उसके लिए सारा का सारा अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर आएगा, एक्वायरर के ऊपर। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, मदद करने वाला। मीन्स persons who with a common objective or purpose of acquisition of shares, ध्यान रखिएगा हमेशा तीनों बातें, शेयर्स, वोटिंग राइट या कंट्रोल, pursuant to an agreement, देख रहे हैं उनके बीच में क्या रहेगा, एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोऑपरेट फॉर एक्विजिशन। यहां पे इन्होंने वो सारे चीज लिख दिए ताकि कोई ये ना बोले कि हमारे बीच में इस तरह का कोई समझौता नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो एक्वायरर की गलत तरीके से मदद करे। कहा कि मदद करने में कोई बुराई नहीं है, आप पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न बनना चाहते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम कीजिए। लेकिन साफ साफ कहिए ना कि आप उनके किसके लिए आ रहे हैं, मदद के लिए आ रहे हैं। जैसे मोहल्ले में नहीं होता था कभी कुछ अगर इशू हो गया, देखो मैं सामने नहीं आऊंगा, नहीं, इसमें कह रहे हैं कि जैसे भी हो आप बस बता दीजिए कि आप क्या हैं, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। रीजन क्या है, कहा गया कि ये होने एक जो है वो फेयर जो है वो बैटल है, जिसमें हम साफ तौर पे बता दे रहे हैं कि मैं भी आपके ऊपर हमला कर रहा हूं और मेरा साथ देने के लिए कौन आ रहे हैं, कोई और भी आ रहे हैं। तो वो आप बता दीजिए ताकि जिनके ऊपर हमला हुआ है वो अपना चाहे तो डिफेंस कर सके, वो अपना बचाव कर सके। डन कीजिए।
नहीं, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके जो है वो मेन काम में मदद करने के लिए आते हैं। आप और वो मिलकर के बाद में उस कंपनी को चला भी सकते हैं, क्योंकि उनके भी पास कंपनी के क्या है, शेयर्स हैं, जो कि वो आपके लिए उन्होंने लिया हुआ है। और जब आपने उनको एक्वायर कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप दोनों के कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव एक जैसे होंगे, तो आप उनको साथ चला सकते हैं। और कल के डेट में अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास और हैं, तो आप पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न से भी शेयर्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अदरवाइज तब तक वो आपके फेवर में चीजों को कर रहा है। तो इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव ये साथ बिजनेस चलाने के भी पर्पज से हो सकते हैं, या सिर्फ इस बात के लिए कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप एक्वायर कर लो, जब जब कंट्रोल वोटिंग की जरूरत होगी तो मैं आपके फेवर में रहूंगा, या अब आपके पास पैसे हैं तो मैंने जो एक्वायर किया है वो भी आप क्या कर लो, अपने पास ले लो, जो भी उनके बीच में डील हो पैसे हमें दे दो। ये हुआ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। अब देखिए ये 3 बेसिक डेफिनेशन, इसके अलावा अब और क्या क्या है, इसमें आपको आएगा एक डीम्ड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, और वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रीजन ये है कि ये बहुत आसान था। अब क्या पूछेगा एक्वायरर, प्रोफेशनल लेवल पे पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ दे, लेकिन बड़ा छोटा सा डेफिनेशन हो जाता है, बड़ा आसान सा गेम हो जाता है। पर्सन एक्ट आपका फिर टारगेट कंपनी, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न का आगे बड़ा छोटा छोटा सा हो जाता है। तब इन्होंने कहा कि डीम्ड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न और भी बहुत है। तो डीम्ड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न वर्ड जब हम बोलते हैं, एक करके पहुंचते जाएंगे, अभी तो एंटरप्राइज वैल्यू बड़े सारे चीज आएंगे, एवरेज वेटेड मार्केट प्राइस वगैरह आएगा, बड़े सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो कहा कि अगर हम कहे डीम्ड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, तो कहा पहले पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न पता है, कहा हाँ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न पता है। कहा कौन होते पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, एकदम ध्यान से, तो कहा पर्सन एक्टिंग कंसर्न वो होते हैं जो कहीं ना कहीं एक्वायरर की मदद करते हैं उसी चीज को पूरा करने में जो एक्वायरर चाहता था। यानी कि एक्विजिशन करने में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जिस भी तरीके से हो, मतलब उसकी मदद रिटेन में या बिना रिटेन में मदद कर रहा है। कहा ठीक है। तो कहा कि डीम्ड का मतलब क्या हुआ, तो कहा डीम्ड का मतलब होता है उसके जैसा। कहा उसके जैसा या वही, तो बोला अगर वही होगा तो डीम्ड क्यों बोलेंगे, अगर कोई चीज वही चीज है तो उसको डीम्ड नहीं बोलेंगे। डीम्ड का मतलब हुआ कि वो नहीं है बट उसके जैसा ही है, सचिन के जैसा। वो सचिन नहीं है लेकिन देखने में सचिन के जैसा है, सहवाग नहीं है लेकिन देखने में किसके जैसा है, सहवाग के जैसा है। कोर्ट नहीं है लेकिन वही काम करता है जो कौन करता है, हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो कोर्ट नहीं है, वो डीम्ड है, वो सचिन नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है। लेकिन उसी के जो है वो जैसा काम करता है तो हम डीम्ड नहीं कह देते, डीम्ड या क्वासाई कोर्ट कह देते हैं। तो डीम्ड का मतलब होता है जो उसके जैसा हो, लुक अलाइक को डीम्ड कह देते हैं। तो का इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से है कि ये पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न तो नहीं है, लेकिन ये पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। कहा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न में कन्वर्ट कौन हो सकता है, तो कहा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट में कन्वर्ट वो हो सकता है जो एक्वायरर की मदद करे, यानी उसका मतलब है कि उसके पास शेयर्स होना चाहिए या नहीं। इसका मतलब है कि किसी के पास शेयर्स है और उसने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तो वो क्या हुआ, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। वो शेयर ले रहा है और कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं। एक कोई है जो शेयर्स अभी लिया हुआ है लेकिन अभी वो आपके साथ नहीं आया है, लेकिन वो जिस भी घड़ी चाहे उसके पास शेयर्स है, वो आपके साथ आ गया, तो क्या वो डीम्ड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट नहीं हो गया। एक वो पर्सन जिसके पास शेयर्स है और उसने बोला कि मैं आपके बदले में शेयर ले रहा हूं, तो वो क्या है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न या डीम्ड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, पर्सन एक्टिंग। डीम्ड पर्सन एक्टिंग कंसर्ट का मतलब जो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट की तरह काम कर सकता है। तो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट की तरह काम करने के लिए सबसे पहला चीज सामने वाले के पास क्या होना चाहिए, ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, तो शेयर्स। अब इसका मतलब आप जो लिस्ट जानेंगे ये वो महान आत्माएं हैं जिनके पास शेयर्स रहते हैं। मुझे नहीं पता किस कारण से रहते हैं, लेकिन शायद इनका नेचर ऐसा है कि इनके पास क्या रहते हैं, शेयर्स रहते हैं। और अगर ये आपके साथ हो गए तो आपके लिए क्या बन गए, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, यानी कि आपके लिए जो है वो मददगार बन गए। तो अब हमें जानना रहेगा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, एंटरप्राइज वैल्यू और भी बहुत कुछ। तो ये सब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।
तो चलिए यहाँ तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और इसके बाद का काम हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फिलहाल आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।